हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। दिस साइड से दिव्यांशु बांजल। इस वीडियो में हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का कस्टम का पूरा पोर्शन करने वाले हैं, जो कि 10 मार्क्स का आएगा। इस वीडियो में पूरा का पूरा जो भी चीज़ें सब कुछ करा दूंगा। इसके अलावा तुम्हें कस्टम में कुछ भी नहीं देखना है, और कोई भी डाउट आता है तो भाई 7999311761 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहली चीज़, जल्दी से सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। बहुत मेहनत लगती है भाई लोग इन वीडियोस को बनाने में। मैंने अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था 1.5 घंटे का, फिर उसको डिलीट किया क्योंकि उसमें वॉइस ही नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर से मैं इसको कस्टम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो ये पीडीएफ है, 10-12 पेज हैं इसमें, जो पूरे का पूरे कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये तुम प्रिंट कराना, 10-12 पेजेस की पीडीएफ है। ठीक है, उसके बाद ये जो आएंगे यहाँ से क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये तुम्हारे पूरे स्टडी मैट के जो भी क्वेश्चन थे, इलिस्ट्रेशंस वगैरह मैंने डाले हुए, जिस पे अपन यहीं पे हाथों हाथ सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो आने क्या वाला है वो चीज़ समझो। वेटेज क्या है, किस चीज़ का क्या वेटेज है, देखना एक बात ध्यान रखना। 2 मार्क्स के 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल। तो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा आएगा वो भी मैं बता दूंगा, और क्या क्या चीज़ एमसीक्यू है वो भी मैं बता दूंगा। मैंने 3 चैप्टर में मैंने डिवाइड किया हुआ है कस्टम को। तुम्हारी बुक में 4 हैं तो मैंने 3 में डिवाइड कर दिया। सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है फटाफट। पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के एक दिन पहले अपने को यही पढ़ के जाना है, या फिर नहीं तुम प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये सुन लेना, बात खत्म। 10 नंबर में इनफ है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं देखना सीएमए इंटरमीडिएट कस्टम में। ओके, चलो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। सिर्फ सुनना है क्योंकि ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, मैं तुमको बता देता हूँ ओवरव्यू देके। चैप्टर 1 में पूरा एमसीक्यू है। ठीक है, यहाँ से पूरा एमसीक्यू आएगा। ओके, 2 नंबर या 4 नंबर का आ सकता है। उसके बाद ये वाला है, इससे तुमको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका क्या एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो दूसरा, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से अभी कुछ नहीं आएगा, इससे पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, चैप्टर 2 पूरा थ्योरेटिकल है। चैप्टर 3 में से इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपने को इस टाइप से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, फटाफट से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसका जितना भी टाइम रहेगा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो तुम्हें वीडियो की लेंथ दिख रही होगी कितनी बड़ी होगी, 2 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, मुझे नहीं पता कितने घंटे की, जितने भी जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर सारे के सारे कंसेप्ट वगैरह कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जो टाइम रहेगा हमको एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करनी है, जब इलिस्ट्रेशन वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला क्या भाई, कस्टम एक्ट के बारे में मैं बता दूं। कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है, कस्टम एक्ट के अंदर आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है, कोई भी गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो, इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हो, या फिर इंडिया के अंदर से एक्सपोर्ट करते हो, तो उस पर अपन कस्टम ड्यूटी लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, कस्टम ड्यूटी की पावर किस में दे रखी हुई है, सिर्फ सुनना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ है 7 शेड्यूल के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर, लिस्ट नंबर फर्स्ट के अंदर एंटी नंबर 83 क्या बोला गया है, एंटी नंबर 83, एंटी नंबर 83 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल। इसमें बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी गई है कि भैया आपको कस्टम लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि भैया तुमको कस्टम ड्यूटी लगाना है, बात खत्म। ये एमसीक्यू के लिए रखना है। दूसरी चीज़ है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सीबीआईसी ये बोर्ड है, ये क्या करता है भैया, रेगुलेशन बनाता है, रूल्स लगाता है, किस तरीके से प्रोविजन बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये डिपार्टमेंट है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये जीएसटी का भी पूरा काम संभालते हैं और कस्टम ड्यूटी का भी पूरा काम संभालते हैं। प्रोविजंस बनाना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो सारा काम इनका होता है, बात खत्म। ठीक है, कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगती है। गुड्स को इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी देना है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी देना है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब समझा दिया। इंपोर्ट मतलब बाहर से इंडिया में गुड्स लेके आना, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर गुड्स लेके जाना। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, इसमें तुमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। गुड्स मतलब क्या, गुड्स का मतलब वेसल आएगा, वेसल का मतलब शिप, शिप होता है शिप, पानी में चलता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन जिसमें सामान आता है वो वाला। ठीक है, और फिर व्हीकल, व्हीकल मतलब ट्रक वगैरह, मैं निकला गड्डी लेके, वो उसको गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया गया, मतलब वो गुड्स है। ओके, फिर स्टोर्स, जो भी जैसे स्टोर्स वगैरह हो गए, किस चीज़ के स्टोर्स, फॉर एग्जांपल शिप है, शिप के अंदर जो उसका सामान वगैरह है। जैसे ट्रक है, ट्रक के अंदर भी है स्टेपनी रखी हुई है, टूल्स रखा हुआ है, सामान वगैरह उसको, उसका स्टोर्स। ठीक है, रिपेयरिंग का आइटम रखा, उसको गुड्स की डेफिनेशन में लेंगे, सिर्फ समझना। बैगेज आएगा, ठीक है, करेंसी आएगी, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो आएगा, और एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सके प्रॉपर्टी, उसको अपन गुड्स की डेफिनेशन में बोलेंगे, उसके ऊपर कस्टम लगा देना, बात खत्म। ठीक है, बस। फिर इंडिया, यहाँ पे बोला गया कस्टम किस पर लगेगा, कस्टम ड्यूटी किस पर लगाई जाएगी, बोले पूरे के पूरे इंडिया पे लगाई जाएगी। अब इंडिया का मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। ये हमारे इंडिया का नक्शा है, हाँ जी, ये नीचे का पार्ट है, यहाँ पे पानी है, क्या है भाई, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है। तो बोला गया है लैंड से, ये लैंड से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक को बोला गया टेरिटोरियल वाटर, RRI, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल वाटर बोला गया है। ये पूरा का पूरा इंडिया कवर कर लो, ये मैप है अपना इंडिया का। ठीक है,
ये इंडिया है हमारा, इंडिया से पूरा यहाँ से इंडिया में तो लगेगा कस्टम, प्लस टेरिटोरियल वाटर में भी क्या लगेगा कस्टम, मतलब यहाँ पे भी कोई गुड्स, यहाँ तक भी कोई गुड्स आता है बाहर से शिप के थ्रू, लैंड के थ्रू या फिर एयर के थ्रू। लैंड के थ्रू तो वैसे भी नहीं आएगा, एयर के थ्रू भी आ सकता है और पानी के थ्रू आ सकता है। यहाँ पर भी अगर कोई गुड्स आता है तो अपन कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। तो सिंपल क्या याद रखना है, कस्टम ड्यूटी इंडिया में लगती है प्लस टेरिटोरियल वाटर में भी लगती है। टेरिटोरियल वाटर कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, कितना 12 नॉटिकल माइल्स। अब ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है, नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है एक नॉटिकल माइल्स में 1.853 किलोमीटर होता है। सिर्फ सुनते हुए जाना है, कुछ मत करना, आंख बंद करो, ईयरफोन लगाओ, सुनते चलो बस, क्योंकि एमसीक्यू के लिए है, ठीक है। नॉटिकल माइल्स का क्या मतलब होता है, एक नॉटिकल माइल्स में 1.853 किलोमीटर होता है, 1.853 किलोमीटर होता है, ये याद रखना है। तो 12 नॉटिकल माइल्स का कितना होगा, 1.853 से इंटू कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल वाटर। कस्टम ड्यूटी कहाँ तक लगता है, इंडिया में लगता है, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स तक लगता है, मतलब टेरिटोरियल वाटर तक लगता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ एमसीक्यू के लिए रखना है भैया, एक होता है भैया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये इंडिया की जो लैंड है यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, कहाँ तक, 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक, इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ से टोटल यहाँ तक कितना होगा भैया, 200 नॉटिकल माइल्स है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बोलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा कि टेरिटोरियल वाटर के बाद 188 किलोमीटर तक क्या होगा भैया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, कितना 188 सॉरी नॉटिकल माइल्स, किलोमीटर नहीं नॉटिकल माइल्स तक कितना होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ठीक है। सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बाकी किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद का एरिया क्या होगा भैया, 200 नॉटिकल माइल्स हो गया, इसके बाद भी तो पानी 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 होगा ऐसे में, इसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा होगा हाई सी बोलते हैं इसको, बस इतना सा चीज़ याद रखो। 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगा भैया, मेरा टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद मतलब उसके बाद ये दे रखा हुआ पूरा 200 यहाँ से लैंड से लेके पूरा यहाँ तक कितना है भैया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद पूरा का पूरा हाई सी होता है, हाई सी, बस इतना ध्यान रखो, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाई सी का मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद। फिर भैया ड्यूटीएबल गुड्स, ड्यूटीएबल गुड्स का क्या मतलब होता है, जिस पे ड्यूटी लगने वाली, फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, इस पे अपने को कस्टम ड्यूटी देना है, ये इंडिया के बाहर से आया हुआ है, इसको बोलेंगे भैया भैया ये ड्यूटीएबल गुड्स है, इस पे ड्यूटी लगना है, बस इतना सा याद रखो। इंपोर्ट रिपोर्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ट्रक से लेके जा रहा हूँ, मैं निकला गड्डी लेके इंडिया के अंदर पूरा सामान लेके आया बाहर से, चाइना से लेके आया, तो अब मेरी जवाबदारी है कि मैं 12 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पूरी लिस्ट होगी कि मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ, कितनी रेट का लेके आया हूँ, बिल वगैरह होगा, तो 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे इंपोर्ट रिपोर्ट वो ड्यूटी जो ऑफिसर्स होंगे उनको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रोड के थ्रू आ रहा हूँ, ये रोड के थ्रू आ रहा हूँ मैं, ये चाइना है, एक सेकेंड रुकेगा, ये रोड के थ्रू आ रहा हूँ मैं, ये चाइना है, चाइना है और ये फ्री इंडिया है। यहाँ पे बॉर्डर लगा दी होगी, एक बॉर्डर होगी, एक गेट लगा होगा भैया जिसको तो इस पे ऑफिसर्स वगैरह खड़े होंगे, यहाँ पे गेट लगा होगा, ठीक है। ये 12 घंटे के ऊपर ऊपर सॉरी 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे हमारे जो कस्टम ऑफिसर्स बैठे होंगे, इनको क्या करना पड़ेगा भैया, एक इंपोर्ट रिपोर्ट देना होगा। कौन देगा, ड्राइवर देगा, ट्रक से लेके आए तो ड्राइवर देगा कि ये लो ये सामान हम लेके आए। कितने घंटे के अंदर अंदर देना है भाई लोग, आपको 12 घंटे के अंदर अंदर एक इंपोर्ट रिपोर्ट देना होगा कि मतलब ये सामान अपन लेके आए। अब पर्सन इंचार्ज के बारे में बोला गया कि पर्सन इंचार्ज होगा वो देगा, पर्सन इंचार्ज कौन होगा, तो यहाँ पे नीचे पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन बता दी गई, नीचे से पढ़ता हूँ। अगर व्हीकल है तो ड्राइवर उसका पर्सन इंचार्ज होगा, सिंपल से मैटर है ना, जो चला के लेके आ रहा है उससे बोलेंगे भैया तू बिल बता क्या लेके आया, कहाँ से लेके आया, इलीगल सामान तो लेके नहीं आया, ठीक है। फिर उसका वेसल है, वेसल का मतलब शिप से आ रहा है, तो उसका जो मास्टर होगा, याद रखना है एमसीक्यू के लिए से, मास्टर होगा उसको वो पर्सन इंचार्ज है, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो उसका पायलट होगा या फिर कमांडर होगा, ठीक है, ओके। ट्रेन से आ रहा है तो कंडक्टर या फिर गार्ड होगा, बस इतनी सी चीज़ सिर्फ ध्यान में रखनी है, ओके। फिर है एसेसेबल वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट, हाँ कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये अभी किसी काम का नहीं, अभी तुम इसको छोड़ो, इसको तुम छोड़ो, अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में हमारे काम में आने वाली चीज़ें दे रखी हुई है, ठीक है। चलो आओ, अभी मैं बता दूंगा वो चीज़। अब कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है कि समझो इस चीज़ को कि कब हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल भाई मैं शिप से सामान लेके आ रहा हूँ, ये शिप है, ये पानी है पूरा, ये शिप है, ठीक है, ये हमारा कस्टम का पोर्ट है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये शिप है, ठीक है, ये हमारा शिप है, बना तो दूँ अच्छा सा शिप, ठीक है, ये हमारा शिप है। अब ये शिप यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ गया, तो क्या तुरंत कस्टम ड्यूटी ले ले, या फिर 12 नॉटिकल माइल में एंटर हो रहा, तो जब अपन इनसे कस्टम ड्यूटी लें, कब लेंगे कस्टम ड्यूटी, तो बोला गया जब अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, जब कब लेंगे हम कस्टम ड्यूटी, जब गुड्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कस्टम ऑफिसर के पास यहाँ पे रखा हो गया सामान, उसके बाद हम एक बिल ऑफ एंट्री फिल करेंगे कि जैसे मैं हूँ, मैंने सामान मंगाया था, मैं दौड़ते हुए आऊँगा भैया सामान आ गया, हाँ, जब अपन बिल ऑफ एंट्री फिल करेंगे कि मैं गुड्स घर ले जाना चाह रहा हूँ, तो तब ही क्या लिया जाएगा, कस्टम ड्यूटी लग जाएगी।
भैया यहाँ से अपन गुड्स क्या घर ले जाओ, या फिर यहाँ पे गुड्स है ना, अपन यहाँ पे एक वेयर हाउस भी रहता है इन लोगों का कि भैया अपने पास बहुत सारा सामान आ गया, ठीक है, अब मैंने इंपोर्ट किया था कुछ सामान, लेकिन अब क्या मैं लेने नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर मेरी गोडाउन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि भाई कस्टम पोर्ट पे वहीं डला रहे, जैसे होता है ना ट्रांसपोर्ट पे अपन जाते हैं भैया यार सामान बहुत है रखे रहने 2 दिन, तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। क्या हो गया, कस्टम ये जो है ना कस्टम पोर्ट, यहाँ पे सामान आ गया तो हम ये बोलेंगे कि भैया तो हम घर ले जाएंगे या फिर अपन वेयर हाउस में रखवाएंगे। तो बोला गया अगर अपन घर लेके जा रहे हैं, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन भरो और तुरंत तुमको कस्टम ड्यूटी देना होगा और ले जाओ। अगर अपन वेयर हाउस में रख रहे हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट के ही वेयर हाउस होते, रेंट वगैरह लगता है, तो बोला गया जब आप कस्टम डिपार्टमेंट से बाहर, सॉरी ये वेयर हाउस से बाहर निकालोगे गुड्स, जिस दिन तुम गुड्स बाहर निकालोगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन लेके जाओगे, जिस दिन तुम घर लेके जाओगे उस दिन तुमको कस्टम ड्यूटी पे करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, क्वेश्चन में देखो, इंपोर्ट के लिए बोला गया जब व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, जब मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ गुड्स, तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फिल करूंगा, तो मेरे को क्या तुरंत वहाँ पे ड्यूटी देना पड़ेगा, मतलब कस्टम ड्यूटी किस पॉइंट पर लगेगी, तो बोला इस पॉइंट पर लगेगी। दूसरी चीज़ है, अगर हम गुड्स को वेयर हाउस में से घर लेके जा रहे हैं, ये वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, या तो फिर मैं तुरंत घर ले जाऊंगा या फिर मैं वेयर हाउस में रखूंगा। वेयर हाउस में रखा है ना, तो वेयर हाउस से जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करूंगा, जिस दिन मैं घर ले जाने के लिए बोलूंगा, उस दिन मेरे पे कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी, ठीक है भाई। और एक्सपोर्ट कब करना है, एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी कब लगेगी, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा फॉर परमिटिंग क्लियरेंस। क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एयरपोर्ट या फिर जो हमारा कस्टम पोर्ट है यहाँ पे आके मैंने सामान रख दिया, ये लो सामान मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि भैया तुम इलीगल आइटम तो नहीं भेज रहे हो, ड्रग्स वगैरह तो नहीं भेज रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस दिन वो परमिट कर देगा, क्या परमिट कर देगा, ऑर्डर क्लियरेंस का, कि भैया हाँ चीज़ क्लियर हो गई है, अब तुम सामान लोड करके शिप में भेज सकते हो। जिस दिन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस मिल जाएगा उस दिन हम पर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, बस ठीक है। फिर होता है कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अपने को कस्टम ड्यूटी पे नहीं, सॉरी हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अपने को कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है। तो पहली चीज़ है पिल्फरेज गुड्स। पिल्फरेज गुड्स का मतलब हो गया चोरी हो गया। क्या हुआ, मैंने कुछ सामान इम्पोर्ट किया, ये कस्टम डिपार्ट ये शिप में से चोरी हो जाए, या फिर शिप के यहाँ पे आया, यहाँ पे आके कस्टम डिपार्टमेंट पे ये अनलोड हो रहा था सामान, चोरी हो गया, ठीक है, यहीं पे चोरी हो गया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैं तो भाई मुझे क्या पता, उन्होंने चोरी करके ले गए उनके लेबर वगैरह, ठीक है। तो ऐसे केस में गुड्स चोरी हो गया तो क्या उस पर मैं ड्यूटी पे करूँगा, नहीं करूँगा, मैं उस पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करूँगा। तो उन्होंने वही चीज़ बताया कि जो पिल्फरेज गुड्स है, पिल्फरेज का मतलब है चोरी हो गया गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, जब मैं घर ले जा रहा हूँ उससे पहले, मतलब मैं तो होम क्लियरेंस के लिए घर लेके ही नहीं गया हूँ, गुड्स यहाँ पे अनलोड हो रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, गुड्स में क्या हुआ चोरी हो गया। तो उस पर बोला गया कि भैया आपने को अब क्या है भाई, कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना है, जिस गुड्स पर चोरी हो गया, सिंपल सा मैटर है, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो बोला क्या है, दूसरी चीज़ है, और इम्पोर्टर को प्रूव नहीं करना है कि भैया पिल्फरेज हो गई, इम्पोर्टर को नहीं बताना है चोरी हो गया भैया, 100 पीसेस आए थे, अब 90 पीसेस निकले, तो ऑटोमेटिकली प्रूव होने की 10 पीस है ही नहीं है, चोरी हो गया, बात खत्म। तो प्रूव करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ड्यूटी अपने को पे नहीं करना है, ओके ठीक है। बस कुछ कंडीशंस दे रखी हुई हैं, इन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। एक और चीज़ ध्यान रखो, अगर कोई भी गुड्स अगर सैंपल के लिए यूज किया गया, कंज्यूम किया गया, फॉर एग्जाम्पल भाई मिठाई लेके आ रहे थे 100 किलो, तो 10 किलो मिठाई हमारे जो कस्टम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे वो खा गए, वो बोलने लगे कि भैया इसके अंदर हो सकता है ड्रग्स हो, कुछ हो, इसलिए हम टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने टेस्ट की, ऐसे करके भाई 10 kg मेरा सामान खा गए वो, तो वो 10 kg खा गए ना, उस पर अपने को कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना। या फिर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय हो गया कोई गुड्स, सैंपल के रूप में फ़ोन चेक कर रहे थे, उसको लग रहा भाई इसके अंदर ड्रग्स वगैरह, ये कवर के अंदर कुछ रखा हुआ है, तो देख रहा था और ऐसे गिर गया, फ़ोन टूट गया, अब डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस केस में डिस्ट्रॉयड जो गुड्स हुए, टेस्टिंग वेस्टिंग के टाइम पे, एग्जामिनेशन के टाइम पे सैम्पलिंग वगैरह चेक कर रहे थे, तो उस पर भी अपने को कस्टम ड्यूटी नहीं देना। हिंदी में याद रख लो, बस हिंदी में याद रख लो इस बात को, ठीक है। इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हुई हैं, फालतू की हैं, बस एक बार रीड कर लेना, किसी काम की नहीं, ठीक है। अब 4 ऐसे गुड्स आते हैं जिस पर अपने को कस्टम ड्यूटी पे करना होता है, ये भी एमसीक्यू के लिए है। क्या है भाई, 4 ऐसे गुड्स हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। क्या बोला, डेरेलिक गुड है, जेटसम गुड है, फ्लोटसम गुड है और व्रेक गुड है, ठीक है। इनमें से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि भैया डेरेलिक गुड क्या होता है, जेटसम क्या होता है, फ्लोटसम क्या होता है, व्रेक गुड क्या होता है। तो बोला कि डेरेलिक का मतलब क्या हो गया, डेरेलिक मतलब हो गया कोई वेसल था या फिर कोई कार्गो था, वेसल कार्गो मतलब अपन मानते शिप, कोई भी शिप था, खो गया शी में, मतलब भाई समुद्र में खो गया, अपना रास्ता भटक गया, ठीक है। अब उसमें से तुमको दिख गया, उसमें से तुम सामान उठा के ले आए, तो बोला जाएगा बेटा ये जो तुम सामान लेके आए हो, भले तुमने इंपोर्ट नहीं किया, ये कौन सा गुड है भाई, डेरेलिक गुड है, तुमने डेरेलिक गुड है, अब इस पर तुम भाई कस्टम ड्यूटी पे करो, ठीक है, समझो। डेरेलिक गुड का मतलब भी याद रखो, डेरेलिक का मतलब हो जाएगा कि कोई
सी में अबेंडेंट हो गया, खो गया, क्या खो गया, वेसल, वेसल खो गया, उसको बोलेंगे डेरेलिक है, ठीक है। और डेरेलिक गुड कौन से होंगे, वो तुमको मिल गया, तुम भाई समुद्र में गोवा में घूम रहे थे, ऐसे ऐसे तैर रहे थे, तुमको दिख गया वो कोई शिप था, क्या अपना रास्ता भटक गया, कोई भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं है, डला हुआ है, तो वहाँ से सामान उठा लाए, तो सामान तुम लेके आए हो ना, माना जाएगा तुमने इम्पोर्ट किया है, तुम इस पर अब कस्टम ड्यूटी पे कर दो। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ जी भाई, बिल्कुल भाई क्लियर बात है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है भाई, जेट सम क्या होता है? जेट सम का मतलब क्या होता है? गुड्स आर कास्ट इनटू सी ड्यू टू रिड्यूस वेट ऑफ शिप। क्या बोला गया? जेट सम का मतलब है शिप जा रहा था, शिप पे ओवरलोडेड था, बहुत सारा सामान भरा हुआ था, अब वो शिप का वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो डूबने सा लगा, तो क्या किया भैया, आधा सामान फेंकना चालू कर देते हैं, जान बचाएं, समुद्र में खड़े हैं बीचों बीच, जान बचाएं कि सामान बचाएं, बस द मैटर है, जान बचाएंगे, तो सामान फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं जेट सम। जेट सम क्या बोलेंगे? सामान फेंक दिया, अब वो डूब रहा है, तैर रहा है, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं, उसको बोलेंगे भैया जेट सम है वो। अगर वो गुड्स तुमको मिल गया तो बोला जाएगा भाई तुम उठा के लाए हो, तुमको बोला जाएगा तुमने क्या किया, ये इंपोर्ट किया, तुम इस पर कस्टम ड्यूटी दो, इसका मतलब है जेट सम। डेरेलिक पढ़ाया, सी समुद्र में खो गया, क्या, शिप, ठीक है। और जेट सम का मतलब है भाई सामान ज़्यादा होने के कारण फेंक दिया, गुड्स को फेंक दिया समुद्र में ही, ठीक है। फिर है फ्लोट सम गुड। फ्लोट सम का मतलब होता है कि भैया जब समुद्र में कोई भी सामान को फेंका गया है, वो क्या तैर रहा है, क्या कर रहा है भाई, फ्लोट कर रहा है समुद्र में, उसको बोलेंगे भाई फ्लोट सम गुड। बोले तो किसी ने सामान फेंक दिया, वो तैर रहा है भाई, ये तैर रहा है, तुम गोवा वोवा गए, सामान तैरते हुए दिख रहा है तुमको, तुम उठा लाए सामान, तो भाई उस सामान पे क्या लगाया जाएगा, कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी, उसको बोलते हैं फ्लोट सम। फ्लोट फ्लोट मतलब तैर रहा है सामान, ठीक है। फिर एक ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है, ब्रेक का मतलब होता है कि भैया कार्गो है, वेसल है, बोले तो शिप है, शिप जा रहा था और कोई टाइड वगैरह आया, तूफान वगैरह आया और किसी चट्टान वगैरह से क्या हो गया, वो भिड़ गया और डैमेज हो गया, उसको बोलेंगे ब्रेक, WREC, उसको बोलेंगे ब्रेक, ठीक है। उसमें से कुछ भी सामान मिला तो व्रैक गुड माना जाएगा, व्रैक गुड तुम लेके आए, तुम पे कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगा। 4 चीज़ें बस MCQ के लिए याद रखो, बस इतना सा ध्यान रखो। फिर एक अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी? अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी का मैं हिंदी में तुमको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये था भाई 50,000 का, ये क्या था, माउस है मेरे पास, मैंने इसको इम्पोर्ट किया है, 50,000 का माउस है, मैंने इसको इम्पोर्ट किया हुआ, ठीक है। अब इम्पोर्ट हो गया, वो अनलोडिंग वगैरह कर रहे थे, फेंक दिया इन्होंने, फेंक दिया तो भैया टूट गया, ये 50,000 का था, अब बचा कितना, 10,000 का, क्योंकि टूट गया है, मार्केट में सिर्फ ये 10,000 का बिकेगा, बात खत्म है। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ, ये भाई 50,000 का मेरा जो गुड्स था, मेरा माउस था, कितने का था, 50,000 का था, इस पर कस्टम ड्यूटी लगनी थी भाई, कितनी लगनी थी, 5,000, 5,000 कस्टम ड्यूटी लगनी थी, 5,000 कस्टम ड्यूटी लगनी थी, 50,000 का गुड्स था, लेकिन ये टूट गया, टूट गया तो अब इसकी वैल्यू कितनी बची, सिर्फ 10,000, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 10,000। तो अब बताओ कस्टम ड्यूटी कितना पे करना है और कितनी अपने को छूट मिलेगी, कितनी अपने को नहीं पे करना है, नहीं पे करना है, तो जो नहीं पे करना है उसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब कितनी अपने को अब छूट मिल गई, जो गुड्स डैमेज हो गया इसके कारण कितनी अपने को छूट मिल गई। तो अब इसको अपन एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। तो कितना पे करना है, टू पे, अपने को कितना पे करना है, प्रोपोर्शन बेसिस पे निकाल लेंगे भाई। 5,000 ड्यूटी पे करना था अपने को, आई होप तुमको दिख रहा है, हाँ जी तुमको दिख रहा है, 5,000 की ड्यूटी पे करना था 50,000 के गुड्स पर। अब कितने की ड्यूटी, 10,000 के गुड्स पर कितनी अपने को पे करना होगा, तो ये निकल के आएगा अपना 1,000, ठीक है, ये 1,000, ठीक है, 1,000 रुपए की ड्यूटी अपने को पे करना है, ठीक है। और अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब छूट कितनी मिल गई, अब अपने को छूट कितनी मिल गई, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब अपने को छूट कितनी मिल गई, पहले मेरे को 5,000 पे करना था कस्टम ड्यूटी, अब मेरे को सिर्फ 1,000 पे करना है, तो बचा कितना, 4,000, ये 4,000 रुपये की मेरे को छूट मिल गई, इसको बोलेंगे अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी। सिंपल, समझ आया? हाँ जी बिल्कुल समझ आया। अब वो इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, ये फॉर्मूला बना के लिख दिया कि भाई कितनी ड्यूटी अपने को पे करना है छूट मिलने के बाद, तो इन्होंने बोला कि ड्यूटी ऑफ गुड्स और ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज, डैमेज होने से पहले अपने को कितने की ड्यूटी देना था, 5,000 की देना था, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि डैमेज्ड गुड्स कितने का हुआ, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला बना देते कितना, तो इनका इनके फॉर्मूला के हिसाब से अपन पुट कर देते हैं, भैया ड्यूटी कितना पे करना था अपने को, 5,000, ठीक है, माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। कितने का गुड्स डैमेज हो गया, 50,000 का गुड्स था जिसकी वैल्यू 10,000 बची, तो इसका डिफरेंस कितना, 40,000, मेरा गुड्स 40,000 का डैमेज हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज, डैमेज होने से पहले कितने का था, 50,000 का था,
ठीक है। अब इंटू कर देंगे हम, कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी थी डैमेज होने से पहले, तो ये आएगा भैया 5,000। ठीक है, 5,000 पे करना था। तो जब तुम इसको करोगे, तुम इसको ज़रा सॉल्व करो, मैं भी बताता हूँ सॉल्व करके तुमको भी, है ना। हो जाएगा 1,000। ठीक है, कि भैया अपने को 1,000 की ड्यूटी पे करना है। इसको आप सॉल्व करके देखना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया कितने की ड्यूटी पे करना है अवेटमेंट होने के बाद, छूट होने के बाद कितने की पे करना है, 1,000 की। ठीक है, और अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब कितनी की छूट मिल गई, तो अपने को अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी निकालना कितने की, 4,000। मैंने सबको समझा दिया। अब तुम चाहो ये चीज़ तुम रीड कर लेना, बाकी एग्जाम्पल भी मैं एक बार तुमको समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में भी वही चीज़ है कि भाई 50,000 का सामान था, ठीक है, जिसपे 10,000 की ड्यूटी लगनी थी, सॉरी 50,000 का सामान था, अब उसकी वैल्यू 10,000 बची और इस पे ड्यूटी लगी थी 6180। ठीक है, तो अब बताओ अब ड्यूटी कितना पे करना है, ड्यूटी टू पे, ड्यूटी टू पे। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि भैया ड्यूटी टू पे, फॉर्मूला वार्मूला कुछ मत डालना, डायरेक्टली डाल देना ड्यूटी अपने को अब कितनी पे करना है, प्रोपोर्शन बेसिस पे बताओ। भैया 6180 ये लिखा हुआ है, 6180 लगी हुई है, कितने पे लगी हुई है भाई, 50,000 पे लगी हुई है। ठीक है, तो अब 10,000 पे कितनी लगेगी तुम वो निकाल लेना, तो ये लगेगी भाई 1236। ये कैलकुलेशन करोगे तो 1236 पे करना है। और अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी कितना होगा, अवेटमेंट अवेटमेंट कितना हो जाएगा भाई, हमको पहले कितनी पे करना था भाई 6180, और अब कितनी पे करना है 1236। छूट कितने की मिल गई, तुम जब कैलकुलेट करोगे तो 4944, इतने की अपनी अवेटमेंट ऑफ ड्यूटी है। अब बस इतना सा याद रखना था, हमारा काम हो गया है। तुमको अब देखना है तो तुम देख सकते हो। ठीक है, कि हमारा 20 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें एमसीक्यू के लिए थी। ठीक है, अब भाई आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ अभी ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, सिर्फ समझने के लिए दे रखा हुआ है। और ये पूरा का पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी है। एमसीक्यू आ सकता है इसमें से, या फिर एक आध क्वेश्चन बनेगा। तो ये देखो पहले क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत सिंपल है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। और हाँ, ये जो पीडीएफ है तुम डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से निकाल लेना। तुम नंबर डाल दूंगा, फिर लिंक वगैरह डाल दूंगा, वहाँ से निकाल लेना। ठीक है, और अगर तुम ग्रुप 2 में भी हो तो मैंने, अगर तुमको नहीं पता, मैंने क्या किया हुआ है, ऑडिट का क्या डाला हुआ है, एक क्रैश बैच डाला हुआ है। 20 घंटे में पूरा का पूरा ऑडिट कंप्लीट किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में डाल दिया मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो वहाँ से जाके देख लो। या फिर मैराथन देखना है ऑडिट का, तो वो वहाँ से अपने चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट वगैरह में ढूंढना सीएमए इंटरमीडिएट ऑडिट मैराथन, तो 7 आवर्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा ऑडिट भी कंप्लीट किया हुआ है। 100 पेजेस की समरी बुक है, जिसमें सारा का सारा कंटेंट डाला हुआ है। मतलब पिछले 2016 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, सब सारे के सारे क्वेश्चन उस पर कवर्ड किए गए हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उससे, बहुत 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 स्टूडेंट्स के फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और उनका पॉजिटिव फीडबैक मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये जो मेरा कस्टम है, इससे भी मेरे को चाहिए कि भाई तुम्हें लगा कैसा, प्लीज़ कमेंट में डालना कि भाई लगा कैसे रहा है, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव है, किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए तुमसे। और प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि समझ आता है कि भाई इतने बच्चे देख रहे हैं, लाइक मिलता है तो भाई दिल खुश होता है। दूसरी चीज़ें सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। ठीक है, फटाफट चलो आओ। चैप्टर 2 में ये सिर्फ समझने के लिए कि भैया किस पे क्या चीज़ लगने वाली है। तो पहली चीज़ है, कोई भी गुड्स अगर अपन इंपोर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू निकाली जाती है कि किस वैल्यू पे मैं कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा। ठीक है, ये जो माउस है, इस वैल्यू पे, किस वैल्यू पे, 10,000 20,000 50,000, किस वैल्यू पर मेरे को कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन एसेसेबल वैल्यू। भैया इस एसेसेबल वैल्यू, ये एसेसेबल वैल्यू कैसे निकालना, क्या निकालना, मैं नीचे इस पे ही क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एसेसेबल वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर एसेसेबल वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा देना 10%, या फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इतने परसेंट लगाना, इतने परसेंट लगा देना। ठीक है, फिर तुम्हारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगेगा, ये भी किस पे लगेगा, ये एसेसेबल वैल्यू इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, एसेसेबल वैल्यू के ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी लगाया, इसी एसेसेबल वैल्यू के ऊपर हमने एग्रीकल्चर सेस लगाया। फिर सेफ गार्ड ड्यूटी किस पर लगेगा, सेफ गार्ड ड्यूटी सिर्फ टैक्स के ऊपर लगता है, किस पे लगता है, ये कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगेगा प्लस एग्रीकल्चर सेस के ऊपर लगेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये जो हमारा, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, सेफ गार्ड ड्यूटी की बात कर दी, सेफ गार्ड ड्यूटी भी एसेसेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा, सेफ गार्ड ड्यूटी भी एसेसेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी भी एसेसेबल वैल्यू के ऊपर लगेगी, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस है वो भी एसेसेबल वैल्यू पे लगेगी। लेकिन अब जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये किसके ऊपर लगता है, ये सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर लगता है, ध्यान रखना, वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर सेस, ये लिखा हुआ है। देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर सेस, इसके ऊपर क्या लगता है, सोशल वेलफेयर चार्ज। सोशल वेलफेयर चार्ज का रेट है भैया 10%, हमेशा ध्यान रखना इसका रेट 10% है। अगर क्वेश्चन
कुछ नहीं बोल रहा है तो 10% लगाना है, अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है तो वो रेट लगाना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना सोशल वेलफेयर जो चार्ज, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, सोशल वेलफेयर चार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगता है। कौन से टैक्स के ऊपर लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये बात ध्यान रखना। बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के ऊपर क्या लगता है? सोशल वेलफेयर चार्ज, ठीक है। अब यहाँ तक टोटल कर देना सारे अमाउंट को टोटल कर देना, इन सब के ऊपर आईजीएसटी ठोक देना। तब सारे अमाउंट को टोटल करके उन सब के ऊपर क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। और इसी जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट के ऊपर ही सेस लगता है, जीएसटी सेस लगता है टोटल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ये जो टोटल ये दिख रहा है ना, सबको टोटल कर देना, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, उसी टोटल के ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा। ऐसे करके अब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था, आगे मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, सारी चीज़ें तुमको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, ठीक है। कितनी टाइप्स की ड्यूटीज़ होती है वो चीज़ तुमको सिर्फ रीड करना है भैया। एक बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है, सेफ गार्ड ड्यूटी होती है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, आईजीएसटी लगता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है जिसकी रेट 10% है, ठीक है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इंपोर्ट पर लगता है 10%, नो सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। क्या बोला गया? सोशल वेलफेयर जो चार्ज है, हमेशा ध्यान रखना, सोशल वेलफेयर चार्ज एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं लगता, सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर लगता है, और उसकी रेट सिर्फ 10% है, ठीक है। अब इतनी सारी ड्यूटीज़ दे रखी हुई है, जैसे एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, सेफ गार्ड ड्यूटी है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है। ये जो 4 टाइप की ड्यूटी होती है कब लगाई जाती है? मेरी बात सुनो मेरे राजा, मेरी बात ध्यान से सुन। जब भी कोई गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक माउस ले रहा हूँ, हमारे इंडिया में 100 रुपये में बनता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाइना वाले साले क्या कर रहे हैं? 80 रुपये में बना के यहाँ भेज रहे हैं। अब 80 रुपये में आ रहा है तो मार्केट में भी सस्ते में बिकेगा? हाँ बिल्कुल बिकेगा। तो इससे क्या होगा भाई? इंडियन जो मार्केट की जो इंडस्ट्री है वो मार्केट डाउन चला जाएगा, हम पूरा का पूरा चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? 80 रुपये में तुम इंडिया में भेज रहे हो ना, तो 20 रुपये की हम ड्यूटी लगा देंगे। इससे क्या होगा भाई? 100 रुपये का ये पड़ गया और इंडियन मार्केट में भी 100 का है, आप कंपटीशन बराबर का है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ होती है भाई, उसको भी 100 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन उसकी जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 100 रुपये में बना रहा है इस चीज़, लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चुल मची होती है, वो क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है इस मैन्युफैक्चरर को 20 रुपये की, पर प्रोडक्ट पे 20 रुपये की सब्सिडी दे रही है कि जा इंडियन मार्केट में इसको बेच और इंडियन मार्केट को तबाह कर, जैसे इंडिया तबाह हो, ठीक है। तो वो 80 रुपये में भेज, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? इसके ऊपर लगा देगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगा देगी, ऐसी ड्यूटीज लगा देगी, मतलब 20 रुपये की ड्यूटी लगा देगी, ये भी 100 रुपये का हो जाएगा। जब ये 100 रुपये का होगा तो इंडियन मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो इंडिया का मार्केट है नुकसान ना हो, इसलिए इतनी सारी ड्यूटीज हम लगाते हैं, ठीक है भाई। आईजीएसटी लगता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो नॉर्मली लगता है। बस इतना सा तुमको ध्यान रखना था, इसके अलावा कुछ भी ऐसा सच नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी फूटी कुछ याद मत रखो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में एक चीज़ याद रखो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में ये अनाउंस हुआ था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ठीक है। अब ये जो ऊपर मैंने तुमको समझाया हुआ है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने ऊपर समझाई है ना, नीचे इन्होंने एक क्वेश्चन भी दे दिया हुआ है। एग्जाम्पल है भैया, कॉस्ट कितनी है भाई? 1,00,000 रुपये की कॉस्ट है, इसके ऊपर हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी 10%, तो भाई 10,000 की लगी। उसके ऊपर हमने एग्रीकल्चर सेस लगाया, एग्रीकल्चर सेस 1,00,000 के ऊपर ही लग जाएगा, मतलब जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है कॉस्ट के ऊपर लग जाएगा। हाँ जी बिल्कुल लग गया। फिर है सोशल वेलफेयर चार्ज। सोशल वेलफेयर चार्ज किस पे लगता है? 2 चीज़ों पे लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर सेस। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एग्रीकल्चर सेस कितना हुआ? 10,000 प्लस 7,500 तो 17,500, 17,500 के ऊपर 10% इन्होंने लगा दिया। अब इसको टोटल कर लो, इस टोटल के ऊपर आईजीएसटी लगा दो और जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा दो, बात खत्म। ये गुड्स इंपोर्टेड जो गुड्स है उसकी वैल्यू, बात खत्म, ठीक है। सोशल वेलफेयर चार्ज के बारे में बता दिया गया। सोशल वेलफेयर चार्ज 10% लगता है, एक्सक्लूड करना है सारी ड्यूटीज को, एक्सक्लूड कर दो। कौन कौन सी? सब कुछ एक्सक्लूड कर देना। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि भैया सोशल वेलफेयर चार्ज किसके ऊपर लगता है और किन किन पर नहीं लगता है। तो किस पे लगता है सोशल वेलफेयर चार्ज? तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है और एग्रीकल्चर सेस पे लगता है, बस, इसके अलावा किसी पर नहीं लगता। तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया एक्सक्लूड किस किस को करना है, बाकी सबको कर दो। सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी और आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, इनको याद रख लो कि इन पर नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ किस किस पर लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, बस इस पर लगेगा, बाकी सारी ड्यूटीज पर नहीं लगेगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, एमसीक्यू में पूछ सकते। फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस भाड़ा में जाने तो कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखो कि चलो कुछ भी मत रखो, कोई किसी काम का नहीं है। फिर प्रोटेक्टिव ड्यूटी है भाई, प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी हमारे किसी काम की नहीं। फिर है हमारी सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी पर ध्यान दो, सेफ गार्ड ड्यूटी क्या कहती है? सेफ गार्ड ड्यूटी अगर एक बार लगती है, फॉर एग्जाम्पल इस पर सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इस पर अपने को अब सेफ गार्ड ड्यूटी लगाना है, तो मिनिमम मिनिमम बोला गया है 4 साल के लिए लगेगी। अगर एक बार लगा दी ना तो 4 साल तक लगी रहेगी, और मैक्सिमम पीरियड बोला गया 10 साल तक हम लगा सकते हैं। एक बार अनाउंस हो गया कि इस पर लगाना है, हाँ जी, तो 4 साल तक लगेगी, और इसको एक्सटेंड करके हम 10 साल तक इस पर लगा सकते हैं। फिर 10 साल के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे लगाना है नहीं लगाना है, ओके।
ऐसी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है सेफगार्ड ड्यूटी, याद रखो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ क्या है भाई, सेफगार्ड ड्यूटी वगैरह वही चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है यहाँ पे लिखा होगा, वही चीज़ है कि भैया सेफगार्ड ड्यूटी हमारे इंडियन मार्केट को बचाने के लिए है कि भाई अगर दूसरी कंट्री सस्ते में यहाँ पे बेच रहा है, इससे हमारा मार्केट तबाह हो रहा है। 100 रुपए की चीज़ थी 80 में बेच रहे हैं, इससे हमारा मार्केट तबाह हो रहा है। इसलिए भैया 20 रुपए की सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो, जिससे हम मार्केट में इक्वलाइजेशन लेके आ जाए, इंडियन मार्केट भी कॉम्पीट कर सके। इसको सेफगार्ड ड्यूटी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साला 10 नंबर का आना है। कितना पढ़े भाई, सिंपल सा मैटर है। जो भी चीज़ है मैं इसमें कंप्लीट करा रहा हूँ। सेफगार्ड ड्यूटी 4 से 10 साल के अंदर के लिए लगेगी। और दूसरी चीज़ क्या बोला गया, सेफगार्ड ड्यूटी किस पर नहीं लगेगी, अगर आपने इंपोर्ट किया 100% EOQ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। EOQ का मतलब क्या होगा भाई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। क्या दे रखा हुआ है, EOQ। EOQ का मतलब होता है, EOQ का मतलब होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अगर आपने कोई भी गुड्स इसके अंदर मंगाया और उस पर सेफगार्ड ड्यूटी लगती है, तो अगर आप इसके अंदर मंगाएंगे, EOQ एक मतलब एरिया डिसाइड होता है, ये पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ से सब कुछ जो बनता है वो सब एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की डिसाइडेड वो एरियाज होते हैं। अगर वहाँ पर अगर अपन इंपोर्ट किया तो वहाँ पर हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ है फ्री ट्रेड जोन, जहाँ पे फ्री ट्रेड जोन बना होगा वहाँ पे भी अगर इन्होंने इंपोर्ट किया वो सामान, उस पर अपन क्या नहीं लगाएंगे, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। और तीसरा चीज़ है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ जहाँ पे भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे अगर अपन ने कोई भी सामान मंगाया, ये माउस है, इसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगती है। लेकिन अगर अब तुमने SEZ में मंगाया तो वहाँ पे क्या होगा भैया, ये ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे। बात खत्म, बस इतनी सी बात है, याद रखो। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, क्या बोला गया कि भैया सेफगार्ड ड्यूटी किन किन केस में हम नहीं लगाएंगे, किन किन केस में सेफगार्ड ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे। तो पहला अपने को आंसर लिखना, ये सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट इम्पोज, ये वाला पॉइंट काट देना, कोई मैटर नहीं है। पहली चीज डायरेक्ट लिखना कि सेफगार्ड ड्यूटी हम किस पर नहीं लगाएंगे। कोई भी आर्टिकल अगर आ रहा है डेवलपिंग कंट्री से, भाई डेवलपिंग कंट्री कौन सी है, मलेशिया ले लो आप, मलेशिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर कोई भी सामान डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है और हमारे टोटल इम्पोर्ट का 3% से ज़्यादा नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल भैया मैं 100% मेरा मतलब कोई भी चीज़ है भाई, 100 करोड़ का मेरा इंडिया के बाहर से इम्पोर्ट होता है ये माउस, इसका बोला गया कि इसका 3% अगर सिंगापुर भेज रही है तो मैं उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाऊंगा, अप टू 3%। 3% तक अगर सिंगापुर मुझे सामान भेज रही है, ये आर्टिकल भेज रही है, इस आर्टिकल के ऊपर क्या बोला गया है, अगर ये आर्टिकल आएगा तो इस पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब बोला गया है अगर इसका मेरा टोटल इंपोर्ट जितना भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसका 3% तक अगर सिंगापुर भेज रहा है, डेवलपिंग कंट्री भेज रही, कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री भेज रही, वो सिर्फ 3% तक ही वो इंपोर्ट कर रहा है ये माउस हमारे इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर अपन ये सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, एक्सेप्शन दे रखा हुआ, पढ़ लेना। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि एक से ज्यादा कंट्री इंपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल भैया मलेशिया कर रही है, सिंगापुर कर रही है, या फिर बोल सकता हूँ कोई भी डेवलपिंग कंट्री, दो डेवलपिंग कंट्री है, दो या दो से ज्यादा। यहाँ क्या बोला गया, एक से ज्यादा, सिंपल सा मैटर है, एक से ज़्यादा कोई भी अगर ये माउस को इंपोर्ट कर रही है हमारे इंडिया में, तो इंडिविजुअली देखेंगे कि भैया 3% से ऊपर तुम्हारा इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट देखेंगे टोटल, भैया टोटल जो इंपोर्ट आ रहा है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उन टोटल मिला के 9%, हमारा जो टोटल इंपोर्ट है 1 करोड़ का होता है तो इसका 9% निकाल लेना, जितना भी 9% तक अगर ये पूरी की पूरी एग्रीगेट देखेंगे टोटल पूरी की पूरी जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वो अगर एक्सपोर्ट कर रही है 9% तक, तो हम उनके ऊपर क्या नहीं लगाएंगे, हम उनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। 9% दे रखा हुआ है, इंडिविजुअली 3% देखेंगे। फिर तीसरी चीज़ है अगर आपने 100% EOQ में मंगाया है, FTZ में मंगाया है या फिर SEZ में मंगाया है तो हम नहीं लेंगे, अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल ऑन देम। अनलेस स्पेसिफिकली मेड ऑन देम का मतलब क्या हो गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हमको SEZ में भी अगर आ रहा है तो भी लगाना है, FTZ में आ रहा है तो भी अपने को लगाना है, नोटिफिकेशन निकाल के वो बताएगी, तो अगर ऐसा कुछ है तो अपन लगाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला तो नहीं लगाएंगे। सिंपल सा मैटर है, 3 पॉइंट अपने को मैंने हिंदी में बहुत प्यार से समझा दी, सिंपल लैंग्वेज है, इसको रट के चले जाना। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर लगती है, सॉरी एंटी डंपिंग ड्यूटी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे लगती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये पाकिस्तान में 100 रुपये का ही बिकता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में 80 रुपये में बेच रहा है, तो क्या बोला गया 20 रुपये से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या है भैया, अगर जो कंट्री है वो वहाँ पे ये प्रोडक्ट अगर जिस प्राइस में बिक रहा है उससे कम में अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, मतलब ये 100 में वहाँ पे मिल रहा था पाकिस्तान में, इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए साला पाकिस्तान क्या कर रहा है, सस्ते में इंडिया में भेज रहा है, तो बोला गया है मार्केट प्राइस से अगर तुम कम में इंडिया में भेज रहे
रहे हो तो इस पर अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, बात खत्म। और ये पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर लगता है, कंट्री बाई कंट्री डिपेंड करता है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर लगा दो, चाइना के ऊपर लगा दो, ठीक है। और ये चीज़ पढ़ लेना कि भैया इंडिया के अंदर उसकी नॉर्मल जो वैल्यू है, जिस मतलब उनके जो मार्केट में नॉर्मल वैल्यू से अगर कम में इंडिया में इंपोर्ट करते हो तो उस पर लगता है, बात खत्म। मेरे चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। अब तुमको जरा ध्यान से समझना है ये फॉर्मेट। अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वहाँ दिमाग लगाना, बाकी कहीं दिमाग मत लगाना। पहली चीज़ तुमसे मैं बोलना चाहूँगा, पेशेंस रखना, PATIENCE। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा आसान, ईजी है, बहुत ईजी है। बस तुम्हें एक चीज़ रखना है, वो है पेशेंस। मैं जो पढ़ा रहा हूँ अपना दिमाग बंद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ पढ़ते चलो। देखो पहले मैं तुमको ये फॉर्मेट समझाऊंगा, ठीक है भाई, मैंने फॉर्मेट समझा दिया, दिव्यांशु भाई तुमने फॉर्मेट समझा दिया, अच्छी बात है। और फिर तुम बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, मैं ये वर्किंग नोट भी समझाऊंगा जो कि तुमको समझ नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा समझ, टेंशन मत लेना, नहीं आएगा समझ। जब मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा ना, इलिस्ट्रेशन वगैरह कराऊंगा ना, ऑटोमेटिक चीज़ें तुमको समझ आएगी, ठीक है। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुमको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, प्लीज़ पेशेंस रखना। क्या बोल रहा हूँ, पेशेंस रखना, अपने आप चीज़ें समझ आएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ आएगा, सब कुछ। तुम ये बोलोगे इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद कि भाई हमारे 10 नंबर पक्के हैं कस्टम के अंदर, बात खत्म, ठीक है। अब तुमको मैं समझा रहा हूँ कि भैया एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना, बस सुनते जाना, पेशेंस रखना, बस इतना सा तुमसे कह रहा हूँ। अगर तुम वीडियो बीच में बंद कर दोगे तो घंटा समझ नहीं आने वाला। सिंपल सा पूरा समझो, पूरे क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ वो चीज़ करना, एक्यूरेटली तुम्हारे 10 में से 10 आ जाएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइप से तुमको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। पहले मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुमको ऊपर बताया था, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी वाला, अगर तुम भूल गए हो तो ये वाला देखो, ठीक है। ये इस पे एक 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये जो अब अपन जो पढ़ने वाला है इस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर 2 मेथड है, एक पहला मेथड ये, एक और मेथड आने वाला है, और एक और है, ठीक है। 3 चीज़ें उसमें से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली है। तो एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले फॉर्मेट समझो। तुमको निकालना क्या है, कोई भी गुड्स अगर अपन इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर किस वैल्यू पर मेरे को कस्टम ड्यूटी लगाना है, ठीक है। किस वैल्यू पर इस माउस के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाऊं, वो वैल्यू मेरे को निकालना है। इसको बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। सिंपल सा मैटर है, एसेसेबल वैल्यू बोलूंगा, एसेसेबल वैल्यू बोलूंगा, एसेसेबल वैल्यू ये दे रखा होगा ना, एसेसेबल वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर मैं कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब इंपोर्टर तो बोलेगा इस वैल्यू पे लगा दो, उस वैल्यू पे लगा दो, ना भाई ना। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे टैक्स वगैरह लग रहा होता है तो अपन सोचते हैं कि भैया सस्ते का कम का बिल बनवा लो, कि भले 1000 का आया ना, अपन बोलेंगे भैया 500 का बिल बना देना, ये सब अपन करते हैं। इससे बेटर है तो इन्होंने क्या फॉर्मूले वगैरह दे दिए, भैया इस फॉर्मूले वगैरह का यूज़ करो और आप इस पर कस्टम ड्यूटी लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है ध्यान रखना है, पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में ढूंढना कि इम्पोर्टेड बाय एयर, हवा से आया, एरोप्लेन से आया है, या फिर लैंड या वेसल से आया। हमेशा ध्यान रखना, लैंड मतलब ट्रक के थ्रू आया है इंडिया के बाहर से, या फिर वेसल, वेसल का मतलब भैया शिप के थ्रू, वेसल का मतलब शिप लिख लेना अगर अपने को समझ नहीं आ रहा है तो, शिप के थ्रू आया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है पहली चीज़। अगर तुमने इम्पोर्टेड बाय एयर, हवा से चीज़ें आ रही हैं तो कॉस्ट को इंक्लूड करो, कॉस्ट प्लस कुछ कमीशन वगैरह लगी वो इंक्लूड करो। फिर फ्रेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आता है फ्रेट का और इंश्योरेंस का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन तुमसे पूछे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना फ्रेट का, और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाना, दिक्कत ही नहीं होगी पेपर में, ठीक है। और मुझे याद करोगे पेपर में बैठ के कि हाँ भाई इस फॉर्मूले से चलना है। तो फ्रेट का कैलकुलेशन अपन वर्किंग नोट में निकालेंगे अलग से, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे, कमीशन वगैरह कुछ है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर फ्रेट, फ्रेट में क्या बोला, एक्चुअल दे रखा हुआ है, फ्रेट वहाँ पे लिखा होगा फ्रेट इतने का हुआ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर इतना लिखा हुआ है तो अपन एक्चुअल ले लेंगे। और लिखा हुआ 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड, FOB का तो हिंदी में मतलब लिखो फ्री ऑन बोर्ड, फटाफट लिख लो फ्री ऑन बोर्ड, FREE फ्री ऑन बोर्ड, BOARD फ्री ऑन बोर्ड। अभी मैं समझाऊंगा फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है। एक्चुअल ले लो या फिर 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड ले लो, ठीक है। विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट लोअर होगा वो लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल लिखा है भैया 1000 का हमारा फ्रेट आया, फ्रेट का मतलब है एयरप्लेन का खर्चा, एयरप्लेन में सामान रखा, वहाँ से चढ़ते 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 हमारे यहाँ पे इंडिया में आया, वो जो बीच का है हवा में जो था उसको बोलेंगे फ्रेट, भाड़ा हिंदी में बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको बोलते हैं फ्रेट। तो फ्रेट का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा, या तो एक्चुअल दे रखा भैया 1000, या फिर 20% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड का ले लेंगे, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो ले लेंगे, बात खत्म। अब ये फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि फ्री ऑन बोर्ड नाम से दिख रहा है कि भैया ये एरोप्लेन खड़ा हुआ है, दिख रहा है कि तुम एक मिनट मेरे को देखने दो, ये एरोप्लेन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये रहा, ये लेके आया यहाँ तक, मतलब ये मैन्युफैक्चर हुआ, ये कॉस्ट है,
कॉस्ट लगी इसमें, ठीक है। मेरी फैक्ट्री से सामान जा रहा है यहाँ एरोप्लेन तक, ये एरोप्लेन में मैंने सामान रख दिया, यहाँ तक के सारे खर्चे को बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पे सामान बन रहा है, रॉ मटेरियल वगैरह बना बना, लेबर वेबर जो भी लगनी लग गई, ठीक है। ये सामान बन गया, बन के क्या भैया ट्रांसपोर्टेशन करके भैया आ रहा है फैक्ट्री से, धीरे धीरे मैं ट्रक पे रख के ला रहा हूँ, यहाँ पे आया, पोर्ट पे आया, एयरपोर्ट पर रखा, अब यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। इस पे चढ़ाने तक के खर्चे, हमेशा ध्यान रखना, एरोप्लेन में चढ़ाने तक के खर्चे को मैं बोलूँगा फ्री ऑन बोर्ड, इस बात का तुम ध्यान रखना। यहाँ तक के खर्चे सारे ले लेना, इसको बोलेंगे फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको अपन फ्रेट यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल ले लो, अगर एक्चुअल नहीं है, हमेशा ध्यान रखना फ्रेट में तो ये कि एक्चुअल और एफओबी लोअर करना है, लेकिन इंश्योरेंस के केस में बोला एक्चुअल ले लो, एक्चुअल नहीं दे रखा तो 1.125% ऑफ एफओबी लेना है। इसमें एमसीक्यू भी आया हुआ था कि भैया इंश्योरेंस का कितने परसेंट लेना है, 1.125% ऑफ एफओबी लेना है इंश्योरेंस में, 1.125% ऑफ एफओबी लेना है, फ्री ऑन बोर्ड तक के खर्चे का 1.125% लेना है, अगर एक्चुअल नहीं दे रखा हुआ है तो, ठीक है। अब शिफ्ट डीमर्ज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल, ये इसका पोर्शन है, ये इसका पोर्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिमिलर तरीके से डाल दिया, बस देखने के लिए रख लो कि भैया शिफ्ट डीमर्ज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल है तो लेना है, इंस्टेड कोई भी नहीं लेना। फिर भैया लाइटरेज चार्जेस है और बार्ज चार्जेस है, लाइटरेज और बार्ज चार्जेस है वो भी अपने को लेना है, ठीक है भाई। कब लेना है इसके बारे में बताऊँ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कब लेना है के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सबका टोटल कर देना तो तुम्हारी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एसेसेबल वैल्यू आ गई, सीआईएफ को काट दो, तुम सोचो कि ये सिर्फ एसेसेबल वैल्यू आ गई, एसेसेबल वैल्यू आ गई, एसेसेबल वैल्यू मतलब इसके ऊपर अब तुम कस्टम ड्यूटी लगाओगे, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 10% या 20% जो भी रेट दे रखा होगा वो लगा देंगे। नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो हमेशा 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट लगा देना, हालांकि क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो 10% तुमने इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी, ठीक है। फिर लगेगा तुम्हारा एसडब्ल्यूएस मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। किसके ऊपर लगता है, हमेशा ये कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगेगा। एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, उसके बारे में कोई जिक्र करेगा ही नहीं क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना, अगर वो दे रखा होगा तो लगाएंगे, तुम्हारे अभी तक के क्वेश्चन में तो नहीं आया, तो आगे भी आने के चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले सोचो कि भाई कस्टम ड्यूटी लगाई, कस्टम ड्यूटी के ऊपर सोशल वेलफेयर चार्ज लगेगा। सोशल वेलफेयर चार्ज दो चीज़ के ऊपर लगता है, कस्टम ड्यूटी के ऊपर प्लस एग्रीकल्चर सेस के ऊपर। तो एग्रीकल्चर सेस तुम्हारे क्वेश्चन में आने के चांसेस नहीं है, तो कस्टम ड्यूटी के ऊपर ही 10% लगा देना। कस्टम ड्यूटी आई उसके ऊपर 10% लगा दिया तो सोशल वेलफेयर चार्ज आएगा। अब तुम बोल रहे हो कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है मत आने दो, मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो पेशेंस से, सिर्फ सुनते रहो। 3 इडियट में बोलते थे ना, जागते रहो जागते रहो, यहाँ बोल रहा हूँ सुनते रहो, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ आएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो बस, ठीक है। ये फिर इसका टोटल कर लो भाई, कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज प्लस ये जो एसेसिबल वैल्यू है, इन सब का टोटल कर लो। ये टोटल आ गया, टोटल के ऊपर तुम जीएसटी लगा दो और इसी टोटल के ऊपर तुम क्या आईजीएसटी लगा दो, तो ये तुम्हारी टोटल वैल्यू हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम किससे लेके आ रहे हो भैया, अब तुम लेके आ रहे हो भैया लैंड से लेके आ रहे हो, वेसल से लेके आ रहे हो, लैंड से लेके आ रहे हो, वेसल से लेके आ रहे हो, लैंड से लेके आ रहे हो, वेसल से लेके आए हो, सब कुछ सेम है, कॉस्ट भी सेम है, कमीशन भी सेम है, बस फ्रेट में यहाँ पे दिक्कत है। फ्रेट में क्या है, एक्चुअल ले लो, अगर एक्चुअल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी करना है, एक्चुअल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी करना है। यहाँ पे क्या था, अगर एयर से आ रही है चीज़ें, एक्चुअल ले लो या फिर 20% ऑफ एफओबी ले लो, इन दोनों का लोअर करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमेशा इस केस में अगर एयर से आता है कोई भी सामान तो अपने को एफओबी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब फ्री ऑन बोर्ड की जितनी वैल्यू आ रही है वो निकालना पड़ेगा। ये अपन अलग से वर्किंग नोट बना के निकालेंगे, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है मैन्युफैक्चरर ने जो बनाया वहां से लेके लैंड बोले तो एयरप्लेन पर चढ़ाने तक के खर्चे, या फिर वैशल होगा, मतलब वैशल मतलब जहाज, जहाज पे चढ़ाने तक के खर्चे, या फिर ट्रक होगा, ट्रक में चढ़ाने तक के खर्चे को बोलते हैं अपन फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। तो एयर के केस में तो हमेशा फ्री ऑन बोर्ड वाला एक कैलकुलेशन अपन अलग से करेंगे जहाँ पे फ्री ऑन बोर्ड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भैया, लैंड और अगर वैशल के थ्रू आया है तो एक्चुअल ले लो, और एक्चुअल नहीं है अपने पास तो अपन 20% ऑफ एफओबी करेंगे। और इंश्योरेंस का तो सेम है भैया, इंश्योरेंस एक्चुअल दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो 1.125% ऑफ एफओबी करेंगे। फिर शिफ्ट डीमर्ज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सिर्फ डीमर्ज चार्जेस पे किया गया है तो ये नहीं लेना है, अगर उसमें लिखा होगा स्पेशली भैया चार्टर्ड वेसल पे दिया गया तो ही अपने को लेना है। फिर है लाइटरेज चार्जेस और बैर्ज चार्जेस, ये चीज़ लेना है। तो
अब तुमको, हाँ चलो मैं इसके नीचे वर्किंग नोट में समझाऊंगा कुछ चीज़ें। तो तुम्हारी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू के ऊपर तुमको कस्टम ड्यूटी लगाना है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी लग गई, फिर कस्टम ड्यूटी के ऊपर तुमको लगाना सोशल वेलफेयर चार्ज, ठीक है। तो फिर तुम्हारी टोटल वैल्यू आ जाएगी, इस टोटल के ऊपर तुमको IGST लगाना है, GST सेस लगाना है, बात खत्म, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, सब कुछ सेम है, ठीक है भाई। अब इसके कुछ वर्किंग नोट्स है, FOB कैलकुलेशन बता दिया। FOB कैलकुलेशन का मैंने तुमको मतलब समझा दिया। शिप में या फिर एयरप्लेन में या फिर ट्रक में चढ़ाने तक के खर्चे, ये सामान है भाई मेरा, इस सामान को बनाया मैंने, रॉ मटेरियल फॉर मटेरियल लगा, फिर मैं अपनी फैक्ट्री से लेके आ रहा हूँ यहाँ तक के खर्चे, और इस पर शिप पर चढ़ाने तक के खर्चे, चढ़ा भी दिया मैंने, यहाँ तक के खर्चे को मैं फ्री ऑन बोर्ड बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। तो उन्होंने बोला कॉस्ट ले लो, सारे के खर्चे, सारे के सारे खर्चे टिल इन सब में चढ़ाने तक के, इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। इसका 20% निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करने में, फ्रेट को कैलकुलेट करने में, ये दे रखा हुआ है, ठीक है, फ्रेट को कैलकुलेट करने में। और इंश्योरेंस अगर एक्चुअल नहीं है तो 1.125% कर देंगे इसी FOB का, तो हमारा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक थोड़ा बहुत समझ आया, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम FOB का कैलकुलेशन करोगे तो लाइट रेट चार्जेस, बैरज चार्जेस और शिफ्ट डीमर चार्जेस मत लेना। अब इनको तुमको रटना है, वर्किंग नोटिस सिर्फ रटो रटो रटो, मैं तुमको समझाऊंगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, बस तुम रीड करो, 3-4 बार रीड करो, ऑटोमेटिक चीज़ें समझ आएंगी। क्या बोला है, लाइट रेट चार्जेस, बार्ज चार्जेस और शिफ्ट डीमर्ज चार्जेस हम नहीं लेने वाले। और दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, अगर फ्रेट 20% ऑफ FOB अगर अपन लेते हैं, अगर अपन 20% ऑफ FOB लेते हैं, क्या बोला है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर तुमने फ्रेट 20% ऑफ FOB लिया है, मतलब सर समझ नहीं आ रहा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, अगर तुमने 20% FOB तुमने बाहर वाली वैल्यू में, जो लोअर होगा ना, एक्चुअल दे रखा 10,000, 20% ऑफ FOB आ रहा है तुम्हारा 15,000, तो तुमने अगर ये 15,000 वाला उठाया हुआ है, 20% ऑफ FOB लिया हुआ है यहाँ पे, या फिर तुम यहाँ पे भी FOB का 20% लेते हो, तो बोला गया है जो भी एक्चुअल लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, शिफ्ट डीमर्ज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल, बार्ज चार्जेस, लाइट रेट चार्जेस मत लेना। क्या बोला गया, ये वाले चार्जेस मत लेना, कैन नॉट बी टेकन, समझ रहे। अगर तुम फ्रेट को 20% लेते हो FOB का, तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस मत लेना, ये क्वेश्चन में समझ आएगा। और अगर तुम्हें एक्चुअल फ्रेट इज टेकन, हाँ, और एक्चुअल फ्रेट वगैरह दे रखा हुआ है, तो कहाँ तक के खर्चे लेना है। फॉर एग्जांपल भैया, फैक्ट्री से लेके भैया पोर्ट तक सामान लाने तक का खर्चा, फिर लोड करने का खर्चा, फिर तुम्हारा इंपोर्ट हो गया, हम इंडिया में आ चुके, इंडिया में अनलोड किया, अनलोड करके तुम अपने घर ले जा रहे हो, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी दे के तुम अपने घर ले जा रहे हो, तो क्या वो भी खर्चा इंक्लूड करना है? कभी नहीं करना। हमको वो वैल्यू निकालनी, कौन सी वैल्यू, कहाँ तक के खर्चे इंक्लूड करना है। कस्टम का जो पोर्ट है, ये जो ये मतलब फॉर एग्जांपल ये पोर्ट है, इंडिया का पोर्ट है, यहाँ तक के आने तक के खर्चे लेना है। यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ से या तो तुम घर लेके जाओगे या फिर तुम वेयर हाउस में लेके जाओगे, तो तुम यहाँ से घर ले जा रहे हो, यहाँ के खर्चे मत लेना, या फिर तुम यहाँ से वेयर हाउस में लेके जा रहे हो, यहाँ के खर्चे बिल्कुल मत लेना। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक का ही कस्टम ड्यूटी लगेगा, इस पॉइंट तक ही कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो इन्होंने बोला है कोई भी चीज़ है, लोडिंग अनलोडिंग शिप बैरेज वैरेज जो भी चार्जेस दे रखे हैं, टू द प्लेस ऑफ पोर्टेशन, अप टू द प्लेस ऑफ पोर्टेशन, टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्ट, टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, मतलब ये कस्टम पोर्ट तक का ही खर्चा लेना, इसके आगे का जो खर्चा होगा वो कभी मत करना ऐड कॉस्ट में, ठीक है। अभी तक तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ खर्चे हैं जो कि तुमको इंक्लूड करना है कॉस्ट में, कमीशन है, ब्रोकरेज है। होता क्या है, मुझको चाइना से कुछ सामान मंगाना है, लेकिन मैं जानता ही नहीं हूँ ना, चाइनीज जानता ना कुछ जानता, तो क्या भैया एक ब्रोकर पकड़ूंगा जो चाइना वाइना के आने जाने, मतलब वो सब जानते हैं कहाँ क्या खरीदना, चाइनीज भी आई ये सब चीज़ें आती है उसको, ठीक है, अपने को नहीं आती है सब चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या करेगा भैया, किस दुकान से सामान परचेस करवाना है, सस्ते में कराना है, कितने में कराना है, वो जानता है। तो मैंने उसको कमीशन दी कि भाई 10% पकड़, मेरे को सामान दिला, वो चाइना से सामान दिलवा के ले आया मेरे को वापस, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कमीशन पे किया गया है तो उस कमीशन को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। चाहे आपने इंडियन रुपीज़ में इंडिया में पे किया गया हो, चाहे फॉरेन में पे किया हो फॉरेन रुपीज़ में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर बाइंग कमीशन लिखा हो, बाइंग कमीशन मत लेना, कॉस्ट में कभी भी बाइंग कमीशन मत लेना, कॉस्ट में कभी भी बाइंग कमीशन मत लेना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। और कंटेनर फंटेनर ये किसी काम की चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ देखो, मटेरियल टूल्स डाइस, अगर अपने कोई भी मटेरियल है, टूल है, डाई है, डाई वगैरह, ये डाई भेज दी मैंने, प्लास्टिक का बाहर बाहर का पोर्शन भेज दिया कि इसी पैटर्न में चाहिए, मैंने उनको दिया भैया इस पैटर्न में बना के दे, ये डाई है, इसके अंदर बना के दे, तू दे दे तू, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बना के दे दिया। तो ये डाई की क्या कॉस्ट थी भैया, और 1 लाख रुपए का था, ठीक है। तो 1 लाख रुपए को कॉस्ट का पार्ट बना लेना, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा लेना। कॉस्ट का पार्ट मतलब ये अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये वाला जो कैलकुलेशन है कॉस्ट, ये सब इसमें ऐड कर देना, उसके ऊपर तो कस्टम ड्यूटी लगाना, उसके ऊपर सोशल वेलफेयर चार्ज लगाना, उसके ऊपर IGST लगाना, उसके ऊपर GST सेस लगाना। ये जो बीच का जो होगा ना,
इसकी बात चल रही है कि भैया किस किन चीज़ों को ऐड करना है। तो बोला गया मटेरियल टूल डाई अगर भेजी है, अगर तुमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है कि भाई फ्री में ऐसी दे दी, तो पूरी वैल्यू ऐड कर देना, जितने की इसकी वैल्यू दे रखी होगी पूरी वैल्यू ऐड कर देना। और कंसेशन रेट पे दिया, सस्ते में दिया कि भैया 1 लाख इसकी मार्केट वैल्यू, 50,000 में हमने वो हमारे जो सप्लायर है उसको दे दिया, तो वो जो कंसेशनल अमाउंट है उसको ऐड कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखो कि जो इंजीनियरिंग चार्जेस है, डिज़ाइन का चार्ज है, डेवलपमेंट चार्ज है, याद रखो इंजीनियरिंग चार्जेस, डिज़ाइन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, आर्ट वर्क और डिज़ाइन वर्क और प्लेन और स्केचेस, अगर ये सब चीज़ें हैं ओनली कैरिड आउटसाइड इंडिया तो ही क्या कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंजीनियरिंग ऐसे याद रखो, अपना नेमो ने किया कि भाई हमारे इंडिया में सब इंजीनियर्स बकवास हैं। ठीक है, डिज़ाइन विज़ाइन किसी को करना नहीं आता, डेवलपमेंट वपलपमेंट तो है नहीं है। ठीक है, आर्ट वर्क मतलब कलाकृतियाँ समझने के लिए वैसे तो बहुत अच्छा है कि भाई आर्ट वर्क अच्छा नहीं है इंडिया का, डिज़ाइन विज़ाइनिंग भी अच्छी नहीं है इंडिया की, प्लेन्स और स्केचेस स्केचेस भी इंडिया में कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, वैल्यू तो वैसे है, समझने के लिए ये है कि इंजीनियरिंग सब ऐसी काम है, सारे के सारे जो चार्जेस मार्जेस ऐसे ही चलता है। तो अगर आपने इंडिया में ये सारे काम किए हैं तो अपने को कॉस्ट का पार्ट मत बनाना, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। अगर इफ़ कैरिड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ये सब चीज़ें की गई हैं तो कॉस्ट का पार्ट बना लेना। ठीक है, ये सब ध्यान रखो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मटेरियल टूल के ऊपर आया है क्वेश्चन, इंजीनियरिंग चार्जेस के ऊपर आया हुआ है, रॉयल्टी के ऊपर भी आया है कि भैया आपको रॉयल्टी वगैरह पे करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो मैंने ये माउस इंपोर्ट किया HP का है। ठीक है, अब HP वाले बोलते हैं कि तुम इंडिया में जितने भी सेल करोगे ना, मुझे 10% इस पर रॉयल्टी चाहिए। अगर तुमने वो रॉयल्टी का पेमेंट दिया है तो वो भी तुमको कॉस्ट का पार्ट बनाना है। सिंपल सिंपल तो लिखा रहेगा कि रॉयल्टी ऑफ इम्पोर्ट गुड्स इतना दे रखा, तो इंक्लूड कर लो कॉस्ट में, बात खत्म। और फिर बोला गया है कि सेल होने के बाद कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सप्लायर को पे करना है, मतलब कि भैया 1 लाख यूनिट अगर इंडिया में बेचूंगा तो 10% मेरे को देना है बिकने के बाद तो भी वो पेमेंट को इंक्लूड करना है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब क्या दे रखा हुआ है, चलो ठीक है, ये एक्सपेंसेस की बात बोल दी गई है कि एक्सपेंसेस जो भी होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंपोर्ट तक के ही लेना है। भैया ये पोर्ट है, कस्टम पोर्ट है या फिर एयरपोर्ट है या फिर हमारा कोई ट्रक व्रक आते तो ये मतलब वो है डिपार्टमेंट है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे खड़े होंगे गेट लगा के। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के तो वहाँ पे खड़े, भैया कोई भी एंट्री होगी तो वहाँ पे खड़े होकर कस्टम ड्यूटी तो फिर जाना। तो ये जो एरिया है यहीं तक के खर्च लेना, इसके आगे जो होंगे कि भैया घर ले जा रहे हैं अपन या फिर वेयर हाउस में रखेंगे सामान को, वो खर्चे अपने को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इन्होंने वो चीज़ बोला गया है कि भैया एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन तक के जितने भी गुड्स के खर्चेंगे वही इंक्लूड करना है, इसके बाद के कोई भी गुड्स नहीं करना है। ठीक है, अब ये चीज़ 2 पॉइंट और यहाँ पे याद रखो, 2 पॉइंट और यहाँ पे याद रखो, 2 पॉइंट और यहाँ पे याद रखो कि डेट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, डेट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लेना है। मतलब तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भैया अब सारी चीज़ें कंप्लीट है, अब अपन प्रैक्टिकल पोर्शन पे आने वाले हैं। तो कितना मिनट हुआ, 52 मिनट्स में सारी चीज़ें हो गई। एक रेट दे रखा होगा कि भैया कस्टम ड्यूटी 10% लगाना है और 15% लगाना है, 2 ड्यूटी दे रखी होंगी। तो अपन कौन सी ड्यूटी लगाएंगे वो चीज़ समझो। तो बोला गया है रेट कौन सी लेना है, डेट ऑफ फिलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री फिल करूंगा वो वाली डेट दे लो, या फिर ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ वेसल, जिस दिन मेरा वेसल आएगा, मतलब मेरा ट्रक जिस दिन एंट्री किया कस्टम पोर्ट पे वो दिन, या फिर मैं जिस दिन फिल करूंगा बिल ऑफ एंट्री, पन्ना होगा बिल ऑफ एंट्री का उस दिन। इन दोनों में से जो भी लेटर डेट होगा, इन दोनों में से जो भी लेटर डेट है वो डेट की रेट लेना। फॉर एग्जांपल भैया एंट्री इन ट्रक 10% जिस दिन रेट थी उस दिन एंटर हो गया। ठीक है, ये भैया 12 तारीख थी। अब ये क्या भैया 15 तारीख है, 15 तारीख को क्या है बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल की हुई है। इन दोनों में से लेटर डेट कौन थी 15, तो 15% की अपन रेट ले लेंगे, बात खत्म। इसके बारे में बात कर रहा है आगे। अब ये क्या कह रहा है, हम बात सुनो भैया, डेट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है कि भैया देखो डॉलर में आया है कोई भी चीज़, तो अपने को 80 रुपीज़ दे रखा कि भैया $1 में 80 रुपये होता है, और 5-6 दिन वाले की रेट दे रखा हुआ $1 में 70 रुपये होता है। तो कौन सी रेट अपने को लेना है, एक्सचेंज की रेट कौन सी लेना है। तो बोला गया है CBIC जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बोलेगा। देखो क्वेश्चन में पूछा जाएगा RBI की रेट दे रखी हुई है, इंटर एक्सचेंज बैंक रेट दे रखी हुई है और CBIC की रेट दे रखी हुई है। तो तीनों में से अपने को CBIC की रेट उठानी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है किस दिन की लेना है, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड, मैं प्रेजेंट करूंगा जिस दिन मैंने बिल ऑफ एंट्री दी उनको उस दिन की रेट लेना है। फॉर एग्जांपल 80 रुपये दे रखा हुआ बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन अपन ने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की उस दिन की रेट है 80 रुपीज़, और हमारा एंट्री इनवर्ड हुआ, हमारा वैसल आया जिस दिन रेट थी 70, तो अपने को बिल ऑफ एंट्री जिस दिन प्रेजेंट की वो वाली रेट अपने को लेना है एक्सचेंज रेट समझने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी चीज़ अपन को समझ में नहीं आया। एक इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आपके लिए पहले ही होमवर्क है, इसको सबसे आखिरी में करना, समझ आ जाएगा। अब मैं आता हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 4, ये आपके स्टडी मैट के ही इलिस्ट्रेशन है, प्रिंट कराना है इनको करा लेना, नहीं कराना है मत कराना, आपके स्टडी मैट में दिख जाएंगे। यहाँ तक की चीज़ें ज़रूर प्रिंट करा लेना एक बार, तो तुम्हें काम आ जाएगा। ठीक है, अभी एक ये मेथड है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा, टेंशन मत।
अभी एक चीज़ ये बची हुई है, एक आध दो दो कंसेप्ट और छोटे छोटे से ऊपर हैं, एक या दो हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ टू पेंडिंग, ठीक, तो मैं कराऊंगा, टेंशन मत। क्वेश्चन आएगा इसका तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब मेरे को क्या है भाई, सबसे पहले मेरे को हमेशा फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, मेरे को हमेशा फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और मेरे को पहले पता करना है कि एयर से आया है या फिर वैसल या लैंड से आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से चीज़ें समझाते हुए जाऊंगा, सब कुछ तुमको समझ आएगा, फटाफट इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो XYZ एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने इंपोर्ट किया कुछ सामान, जापान से आया है, FOB कॉस्ट लेके रखा हुआ है। FOB कॉस्ट का मतलब है, तुम अभी सिंपल समझो, कॉस्ट है, फ्री ऑन बोर्ड कॉस्ट, ये कॉस्ट है, तो ये 4 लाख रुपए में बना हुआ है, ठीक है, येन में है ये, ठीक है, जापानीज, ठीक है, येन मतलब जापान की करेंसी। उसके बाद है द अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, ठीक है, कुछ अदर एक्सपेंसेस दे रखे हुए, मतलब FOB कॉस्ट है, तो सबसे पहले अपन इसके कॉस्ट लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में सबसे मैंने पहले बनाया हुआ है, फॉर्मेट यही रखना है कि भैया कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, पहले तुमको सबसे नीचे की लाइन पढ़ना है कि तुमको निकालना क्या है। एक तो निकालना होगा कि एसेसेबल वैल्यू, मतलब एसेसेबल वैल्यू मतलब ये वैल्यू बताओ किस पर मैं कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा। अपने से सिर्फ एक एसेसेबल वैल्यू पूछा है, तुमसे क्वेश्चन और भी चीज़ पूछ सकता है, एसेसेबल वैल्यू के साथ बताओ टैक्स कितना लगेगा, टोटल टैक्स कितना पेमेंट करना है, वो आगे आएंगे क्वेश्चन, तो समझो। अपने को सबसे पहले पूछा एसेसेबल वैल्यू निकालो, तो लिख देना हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, बात खत्म। उसके बाद तुमको क्या लिखना है, कॉस्ट, FOB कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कितने का मैन्युफैक्चर्ड होके बना, तो बोला भैया 4 लाख रुपए का बना, ये यन का शाइन है, ये भैया जापानीज करेंसी यन, इसका शाइन है, हमेशा शाइन लगाना कि भैया कौन सी करेंसी में, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, अपन ही कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कहीं कहीं पे दे रखा होगा कि भैया इंडियन रुपीज में आएंगे क्वेश्चन, तुमको समझ आएगा, टेंशन मत लो। देखो 4 लाख येन, इसको कॉस्ट में इंक्लूड किया, अपन ने कॉस्ट ले ली। फिर बोला क्या भैया, फ्रेट फ्रॉम जापान टू इंडियन पोर्ट 40,000 येन। अब अपने को देखना है फ्रेट, अगर एयर से आया है फ्रेट तो दिखा देता हूँ तुमको, एयर से अगर फ्रेट आता है, हमेशा ध्यान रखना, एयर से फ्रेट आता है तो एक्चुअल लेना या फिर 20% ऑफ FOB लेना, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो लेंगे। अगर लैंड और वेसल से आया, अभी अपने को पता नहीं किससे आया है, ठीक है, लैंड और वेसल से आया, एक्चुअल दे रखा हो तो वो ले लेंगे, नहीं होगा तो 20% करेंगे, ठीक है, दो चीज़। तो आ जाओ, सबसे पहले आओ, तो अपन पढ़ते जाएंगे तो अपने को समझ आएगा। तो अभी अपन इंश्योरेंस पे अपन क्या करते हैं, अभी FOB तो हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस पे अभी अपन रेड रेड मार्क लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी फ्रेट पे अपन रेड मार्क लगाते हैं। इंश्योरेंस का क्या बोला गया, इंश्योरेंस पेड टू इंश्योरर इन इंडियन रुपीज, देखो यहाँ पे रुपीज का साइन आ गया। इंश्योरेंस का क्या था, अब चाहे तुम एयर से लेके आओ, चाहे लैंड से लाओ, चाहे वेसल से लाओ, किसी से भी लाओ, इंश्योरेंस के केस में क्या था, आपको एक्चुअल लेना है, अगर एक्चुअल दे रखा तो देखो अपन एक्चुअल लेंगे, नहीं है तो जाएंगे 1.125 पे। यहाँ पे इंश्योरेंस दोनों में सेम केस है, ठीक है, तो अपने को एक्चुअल दे रखा हुआ है लेकिन वो रुपीज़ में दे रखा हुआ है, तो रुपीज़ की कोई टेंशन नहीं, अपन क्या करेंगे 5-6 लाइन छोड़ के नीचे रुपीज़ में लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि जो अपनी ऊपर की जो वैल्यू जैसे कॉस्ट वगैरह है ना, ये देखो अपनी कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है इसको अपन कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो अपन जब नीचे आएंगे तो अपन क्या लिख देंगे भाई, ये वाला यहाँ पे लिख दो, तुम इंडियन रुपीज़ में तुम लिख दो, क्या लिख दो, हमारी इंश्योरेंस, ये दे रखा हो इंश्योरेंस। तो एक बार मैं सर्कल वगैरह बना देता हूँ इस पर, जिससे अपने को समझ आ जाएगा। अपन ने ये वाली कॉस्ट ले ली, ठीक है भाई, भैया कॉस्ट ले ली अपन ने, फिर 3-4 लाइन छोड़ के तुम इंश्योरेंस लिख देना, जिससे कन्वर्जन में अपने को पता पड़ जाएगा भैया ये इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दो चीज़ मैंने लिख दी है। फिर आएगा हमारा डिज़ाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंट फर्म इन जापान, डिज़ाइनिंग के चार्जेस दिया गया, कहाँ दिया गया, जापान में, मैंने तुमको बताया था, ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये दे रखा हुआ है, ये इंजीनियरिंग वाला पॉइंट पढ़ो। अगर इंडिया के बाहर दिया गया, ये देखो डिजाइनिंग चार्जेस दिया गया इंडिया के बाहर, तो अपने को कॉस्ट का पार्ट बनाना है, तो डिजाइनिंग चार्जेस दिया गया तो अपने को कॉस्ट में इंक्लूड करना है। तो डिजाइनिंग चार्जेस कितना है, 60,000 येन है, 60,000 येन है, तो अपन डिजाइनिंग चार्ज अपन इसमें लिख देंगे, ठीक है, तो दिख रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, हल्का सा जूम आउट करता हूँ, अब दिखेगा तुम, ठीक है। ये क्या बोला कि भैया डिजाइनिंग चार्जेस हमने इंक्लूड कर लिया, ओके, कितना था, 60,000 येन हमने इंक्लूड किया, ओके। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, अब तुमको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ, डिजाइनिंग चार्जेस अपने आप को भी थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, चलो ठीक है। फिर डिजाइनिंग चार्जेस हो गया, फिर XYZ लिमिटेड ने एक्सपेंड किया भी है 2 लाख रुपए इंडिया में फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी। इंडिया में अगर तुमने कोई भी खर्चा किया है अपन उसको इंक्लूड नहीं करते, मैंने तुमको पढ़ाया है। इंडिया में देखो देखो देखो, अगर कैरिड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर किया गया तो ही लेना है डेवलपमेंट के चार्जेस, इंडिया में किया गया तो नहीं लेना है, तो इसको अपन काट दो, अपने किसी काम का नहीं है। तो आ जाओ, क्या है भाई, इसमें अपने को नहीं लेना, इसको काट दो, 2 लाख रुपए किसी काम का नहीं। फिर है भैया इनकट रोड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट
फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू दी फैक्ट्री, क्या बोला गया है, इसको भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है, इन्होंने क्या बोला गया, मुंबई पोर्ट मतलब पोर्ट पर आ गया, पोर्ट के बाद के खर्चे हैं, पोर्ट पे आ गया, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी देके अपने को घर की तरफ ले जा रहे हैं, अपन फैक्ट्री में ले जा रहे हैं अपना सामान, इंपोर्ट हो गया, अपन अब घर की तरफ ले जा रहे हैं, ये कॉस्ट है 1,30,000, इसको नहीं लेना है। इंपोर्ट होने के बाद के कोई भी खर्चे नहीं लेते, ठीक है। अब सीबीआईसी ने अपने को रेट बता दिया, एक यन मतलब 0.69 रुपीज़ होता है। कौन सी रेट, एक है सीबीआईसी की रेट, यही वाली रेट लेना है अपने को। इंटर एक्सचेंज बैंक की रेट दे रखी हुई है 0.70, नहीं लेना है अपने को। फिर क्या दे रखा हुआ है, और एक है एक और रेट दे रखी हुई 0.71, कोई सी भी रेट दे रखी है, अपने को नहीं लेना, अपने को सिर्फ सीबीआईसी की रेट देखना है। सीबीआईसी की रेट है भैया 0.69, जब कन्वर्जन की रेट क्या है 0.69, वो अपने को लेना है, ठीक है। अब क्या दे रखा हुआ है, 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 एक हिंट तुमको मिल गई, कौन सी हिंट मिल गई सर, तो एक हिंट मिल गई है, कौन सी हिंट मिल गई वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जूम करूँ क्योंकि तुम्हें शायद नहीं दिख। यहाँ पे क्या लिखा है, मुंबई पोर्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट का मतलब क्या है, वेसल से आया है, हमेशा ध्यान रखना। पोर्ट लिखा है ना जहाँ पे, पोर्ट का मतलब होता है कस्टम का पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, पानी के थ्रू अगर आ रहा है, लैंड के थ्रू आ रहा है तो हमारा पोर्ट है। तो हमने अभी ऊपर क्या छोड़ा था, फ्रेट छोड़ा हुआ था। फ्रेट अगर पानी के थ्रू आता है, लैंड के थ्रू आता है, पोर्ट जहाँ पे दिखे तो वो समझना अपने को लैंड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। रोड जहाँ पे दिखे तो समझना भैया कि भैया रोड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और एयर लिखा होगा, एरोप्लेन से आता तो एयर लिखा होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पोर्ट लिखा हुआ है, ये इतनी सी हिंट मिलेगी, कभी कभी क्लियरली भी लिखेगा, कभी कभी क्लियरली नहीं लिखेगा। तो पोर्ट है, पोर्ट के थ्रू आया तो बोला गया भैया पोर्ट है, मतलब ये ऊपर भी लिखा हुआ है, सॉरी इंडियन पोर्ट अपन ने ध्यान नहीं दिया। पोर्ट के थ्रू आया भैया, 40,000 यन लगा हुआ है, तो इसमें बोला गया फ्रेट एक्चुअल ले लो। यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, एक्चुअल ले लो, एक्चुअल ले लो, एक्चुअल ले लो। देखो किसके थ्रू आया, लैंड के थ्रू, सॉरी वेसल के थ्रू आया, पोर्ट के थ्रू आया, वेसल के थ्रू आया, तो अपने को फ्रेट एक्चुअल ले लो। एक्चुअल नहीं होगा तो 20% करेंगे, तो अब तुमको फटाफट एक्चुअल फ्रेट भी इंक्लूड करना होगा। कितना है, 40,000, तो अपन एक्चुअल फ्रेट इनसे इंक्लूड कर देते हैं। देखो एक्चुअल फ्रेट इन्होंने 40,000 इंक्लूड किया हुआ, यन में दे रखा हो, यन में, हाँ जी सर यन में दे रखा हुआ है, ठीक है। यन में दिया हुआ, इन तीनों को टोटल कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमेशा ध्यान रखना, फ्रेट और इंश्योरेंस हमेशा आएगा, कभी भी इन कॉस्ट को मत भूलना। इंश्योरेंस कॉस्ट और फ्रेट हमेशा आएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो 1.125% कर लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि इंश्योरेंस नहीं है तो हटा दो, हमेशा लिखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। अब सीबीआईसी की रेट लगा लो 0.69। और एक और चीज़ है, कमीशन पेबल टू एजेंट इन इंडिया ऑफ 5% ऑफ एफओबी कॉस्ट, एफओबी कॉस्ट का 5% हमने कमीशन पे किया गया। बाइंग कमीशन नहीं लेते, मैंने पढ़ाया ऊपर, बाकी सारी कमीशन अपन लेते हैं, ठीक है। आप इंडियन रुपीज़ में पे करो चाहे किसी भी रुपीज़ में पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% ऑफ एफओबी, एफओबी क्या है भैया 4 लाख का, 5% कितना 20,000 यन, इसको इंडियन रुपीज़ में अपन कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, मैंने यहाँ पे क्या किया, यन यन यन, ये सब तीनों यन में आ गए, ये तीनों हो गए हमारे, ये हमारा टोटल होता है 5 लाख यन। 5 लाख यन को अपन इंडियन में कन्वर्ट करेंगे, किस रेट से, 0.69 से करेंगे। अपनी रेट सीबीआईसी की रेट दे रखी हुई, तो हमारा हो गया 3,45,000। 3,45,000 तुमको सब क्लियर दिख रहा है, हाँ जी सर क्लियर दिख रहा है। 3,45,000 इंडियन रुपीज़ हो गया। और अब तुमको कन्वर्ट क्या करना था भाई, तुम्हारी 5% तुमने दिया हुआ था, इसको कमीशन दिया होगा। 4 लाख का 5% 20,000 इंटू 0.69 से करेंगे तो 13,800 रुपये आएगा, ठीक है। 13,800 रुपये तुम्हारी क्या हो गई भैया, कमीशन हो गई। फिर ये इंश्योरेंस अपन ने पहले ही एक्चुअल में इंक्लूड कर लिया था, तो टोटल कर लो इंडियन रुपीज़ का कितना होगा, तो होगा भैया 3,78,800। किन किन का टोटल करना है, ये इंडियन रुपीज़ का 3,45,000, फिर जाएगा 13,800, ठीक है, फिर जाएगा 20,000, ये आएगा 3,78,800। ये तुम्हारी एसेसेबल वैल्यू, इसके ऊपर तुमको क्या लगाना है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करना है, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। इस तरीके से मैं फटाफट देखो। हाँ एक बात ध्यान रखना, अपना आ रहा है 3,78,800 आ रहा है, इनका आ रहा है 3,68,800। इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस 10,000 लिया हुआ, जो कि गलत लिया हुआ है, इनकी क्लैरिकल मिस्टेक है, कौन सी एरर है इनका, इनको गलती से इन्होंने 10,000 ले लिया, लेकिन यहाँ पे कितना था, हमारा इंश्योरेंस 20,000 था, ठीक है। तो इन्होंने गलती से लिया, इनकी गलती है, ये क्वेश्चन में गलती है, एक जगह और गलती है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 दे रखा हुआ है। अब इलिस्ट्रेशन इतना ही सा है कि हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल। क्या बोला, क्या वेसल से आया हुआ है सामान, फ्रेट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो तुम आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे हमारे चार्ट में, सब कुछ हमारा चार्ट है, लैंड और वेसल से आया, वेसल से आया हुआ है, फ्रेट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एक्चुअल नहीं दे रखी हुई है, तो 20% एफओबी करेंगे, और इंश्योरेंस की अवेलेबल नहीं है तो 1.125% एफओबी करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट, अब तुमको क्या है,
सारी कॉस्ट यही लेना है ऊपर वाली, बस फ्रेट और इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है उसको अपने को अलग से निकालना पड़ेगा, 20% ऑफ एफओबी निकालना पड़ेगा। तो अब तुम जरा ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सबसे पहले तुमको चार क्वेश्चन याद है, हाँ 4 लाख रुपए तुमको यन वो कॉस्ट लिख लो, डिजाइनिंग का चार्जेस लिख लो, डिजाइन का चार्ज लगा 60,000, और जो कमीशन थी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना हम कमीशन कब पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सामान मंगाना है इंडिया के बाहर से, तो मैं पहले ही पे करूंगा, इंडिया में करूँ इंडिया के बाहर करूँ, तो कमीशन भी क्या है हमारी कॉस्ट पार्ट बनना है कॉस्ट का, सबको पता है। तो 40 कितना था, 4 लाख का 5% अपने को कमीशन का देना था, तो ये 20,000 येन आ गया। देखो हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी गलती हो, कोई भी दिक्कत हो, 799 कोई भी डाउट हो, 7999317161 स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, फ़ोन पे बात करना, तो भी क्लैरिटी से सबको समझा दूंगा। टेंशन मत लेना, अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं तुम्हारे एग्जाम के दिन तक पूरा साथ हूँ, कभी भी फ़ोन कर सकते हो तुम, ठीक है। तो क्या बोला गया, ये तो कॉस्ट का पार्ट बनाओ, कॉस्ट लिख दो अपन, डिजाइनिंग चार्जेस लिख दो, कमीशन अपन यहाँ पे लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या फ्रेट निकालना था और इंश्योरेंस निकालना था, क्योंकि दे नहीं रखा था, तो फ्रेट और इंश्योरेंस लिखना और इसके आगे वर्किंग नोट लिख देना, अपने को वर्किंग नोट में आना है, वर्किंग नोट में आना है। तो वर्किंग नोट अपन यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है। अपने को क्या एफओबी कैलकुलेशन करना है, फ्री ऑन बोर्ड कैलकुलेशन करना है, क्यों करना है, क्योंकि उसका अपन 20% लेंगे फ्रेट, ठीक है। एफओबी कैलकुलेशन में मैंने क्या बताया था, कोई भी खर्चा बनने से लेकर वेसल तक चढ़ने तक के खर्चे आने। तो सबसे पहले मेरी क्या क्या लगी, तुम देखो मैं बताता हूँ तुमको हमारी क्या क्या लगी यहाँ पे। सबसे पहली चीज हमारी एफओबी ये कॉस्ट है, कॉस्ट लगी एक चीज, तो 4 लाख अपन ले लेंगे, ठीक है। हमारी उसमें एफओबी कैलकुलेशन फ्री ऑन बोर्ड कॉस्ट पर लगेगी, ठीक है। फ्रेट तो अपने को कैलकुलेट करना है, ये नहीं लेंगे। इंश्योरेंस अपने को कैलकुलेट करना, तो ये कभी मत लेना, इंश्योरेंस और फ्रेट कभी भी एफओबी में मत लेना, ठीक है। डिजाइनिंग चार्जेस अपन में जापान में पे किए, वो लेंगे, हाँ जी बिल्कुल भैया। जब मतलब डिजाइन दी उसके बाद ही तो बना, उससे पहले नहीं बना ना। फिर उसके बाद क्या भैया, 2 लाख रुपए इंडिया में पे किए गए, कब किए गए भैया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के, तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज का वैसे भी नहीं लेते, ठीक है। फिर मुंबई पोर्ट से पेमेंट किया गया, मुंबई पोर्ट पे मतलब पोर्ट पे आ गया, उसके बाद पेमेंट दिया गया, तो अपन नहीं लेने वाले, ठीक है। ये दो हो गई, और फिर लास्ट में अपन ने क्या दिया गया भैया, 5% ऑफ एफओबी का हमने कमीशन दी, कमीशन अपन पहले ही देते, तो कितना आ गया भैया, 4 लाख का 5% 20,000, 20,000 ये तुम्हारा एफओबी बन जाएगा। 4,60,000 4,80,000 क्या हो गया तुम्हारा फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड एफओबी हो गया, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड हो गया, क्या हो गया भाई, फ्री ऑन बोर्ड हो गया, ठीक है भाई। आ जाओ, तो तुम इधर थे देखो, ये देखो 4,80,000 हमारा एफओबी आ गया, 4,80,000 एफओबी आ गया। अब इसका 20% करेंगे तो होगा हमारा 9600, और हमारा इंश्योरेंस 1.125% करेंगे तो 5400, ठीक है। तो अपन ने थोड़ा सा वापस आओ, ठीक है। ये मैंने रेट 9600 96,000 होगा 20%, और 5400 लिखा, ये सब अमाउंट येन में है, येन में है, तो ये पूरा टोटल 5,81,000 येन आ गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किससे, 0.69, मैंने तुमको बताई थी सीबीआईसी की रेट लेना है, तो हमारा 4,01,166 आंसर आ गया, ये टोटल एसेसेबल वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, हाँ जी भाई, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो आंसर भी देखो 4,01,166 ये आंसर आ गया है। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ मैं अब आगे जा रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है अपने से, कि बीएसए एंड लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इंपोर्ट की है मशीन यूके से, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है, एसेसेबल वैल्यू, ठीक है, ये सब चीज़ दे रखी हुई है। अपने को निकालना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, निकालने के लिए इन्होंने अराइव एट द एसेसेबल वैल्यू, अपने को एसेसेबल वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले लिख देना, क्या लिख देना भैया, लिख देना भैया कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल। एक सेकेंड, क्या लिखना है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, ये एसेसेबल वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, इस लिखा। उसके बाद जब तुम यहाँ पे आओगे, अब पढ़ना स्टार्ट करो, एफओबी, एफओबी दे रखा हुआ है, एफओबी कितना दे रखा हुआ, कॉस्ट ऑफ मशीन, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन, एफओबी मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन, अभी ध्यान रखो, ठीक है। एफओबी कितना दे रखा हुआ है, 10,000, कितना है अभी, ठीक है। एफओबी कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 पाउंड दे रखा हुआ है। फ्रेट दे रखा हुआ एयर, ये देखो एयर से आया हुआ है, एयर से आया हुआ है, तो अपने को फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू या फिर एक्चुअल फ्रेट, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो अपन लेंगे, ठीक है। तो अपन इसका अलग से कैलकुलेशन करेंगे। इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग चार्जेस दे रखा हुआ है कितना, 500 पाउंड, तो अभी फ्रेट को साइड रखते हैं क्योंकि अपन इसका वर्किंग लोड लेंगे, तो अपन आ जाओ 10,000 यूके पाउंड और 500 यूके पाउंड लिखेंगे। फिर तीसरा भैया लाइसेंस फीस है रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, लाइसेंस का फीस है,
ऐसा बायर की कंडीशन थी वो अपने को लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी थी, पर भी पढ़ाया हुआ था, इसमें दे रखा था कि भाई लाइसेंस फीस या रॉयल्टी फीस कुछ भी अगर आप पे करते हो वो अपने को लेना है, ये चीज़ थी। तो लाइसेंस की फीस भी अपने को लेना होगा। ये रही 20% ऑफ FOB कॉस्ट, ये जो 20% ऑफ कॉस्ट है ना 10,000 इंटू 20% बोले तो 2,000, ये भी लेना है। ठीक है, ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले 3 चीज़ अपन देख लेते हैं। कितना लिखना है भैया, कॉस्ट का क्या पार्ट बनेगा। पहली चीज़ है कॉस्ट लिखो 10,000 पाउंड, और इंजीनियरिंग का जो चार्ज है वो लिखो 500 पाउंड, और लाइसेंस की जो फीस थी वो लिखना है अपने को 2,000 पाउंड। तो टोटल होता है अपना 12,500 पाउंड। ठीक है, 12,500 होता है पाउंड। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब अपने को 2 कैलकुलेशन करना है। रुको रुको, पहले क्वेश्चन है मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय द बायर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई मटेरियल और कंपोनेंट कुछ भेजा है, इंडिया से भेजा है, तो मटेरियल का पता है, एक्चुअल कॉस्ट ले लो जो भी दे रखी हुई है। अगर फ्री में बेचा है तो पूरी वैल्यू लेना है, और कुछ कंसेशन रेट पे बेचा है तो कंसेशन रेट लेना है, बताई थी। ठीक है, लेकिन ये इंडियन रुपीज़ में दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, इंडियन रुपीज़ में दे रखा हुआ है। तो ऊपर की वैल्यू तो इनको कन्वर्ट करेंगे, फिर अपन इंडियन रुपीज़ में लेंगे। इंश्योरेंस दे रखा हुआ है, इंश्योरेंस पेड टू द इंश्योरर इन इंडिया। क्या बोला गया, एक्चुअल लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस हमेशा क्या लेंगे, एक्चुअल दे रखा एक्चुअल ले लो, नहीं दे रखा तो 1.125% करेंगे। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये वाला अपन एक्चुअल ले लेंगे। ठीक है, ये वाला एक्चुअल ले लेंगे। ठीक है, और ये 20,000 भी अपन ले लेंगे। ओके, ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, और ये वाला भी ले लिया। इसका अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, बाइंग कमीशन पेड किया। बाइंग कमीशन कभी नहीं लेते, आंख बंद करके काट देना, कभी भी नहीं लेंगे, या बाइंग कमीशन कभी नहीं लेंगे। और उसके बाद है इंटर एक्सचेंज बैंक रेट है, इसको भी काट दो नहीं। CBIC ने नोटिफाई की हुई रेट क्या रेट है भाई, 70.25। तो 70.25 से अपन इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और एक है भाई, इम्पोर्टर ने पे किया हुआ है 5,000 टूवर्ड्स दी डीमर्ज चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन फ्रॉम द इम्पोर्ट। तो क्या बोला गया है, अपन, मैंने तुमको 2 चीज़ पढ़ाई हुई थी। क्या पढ़ाया हुआ था कि फ्रेट अगर आप एक्चुअल लेते हो तो ये डीमर्ज चार्जेस वगैरह ऐड कर लेना। डीमर्ज चार्जेस का ये भी था कि भैया इसमें चार्टर्ड वेसल नहीं लिखा हुआ, तो चार्टर्ड वेसल नहीं लिखा हुआ तो इसको काट दो। अगर आपने डीमर्ज चार्जेस पे किया गया चार्टर्ड वेसल का तो ही लेना है, इंस्टेड नहीं लेना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर अपन एक्चुअल फ्रेट लेते हैं, एक्चुअल फ्रेट अगर अपन ले रहे हैं, एक्चुअल फ्रेट ले रहे हैं तो ही अपन चार्टर्ड वेसल का शिफ्ट डीमर चार्ज लेते हैं, इंस्टेंट लेते हैं। तो ये डीमर चार्जेस है, चार्टर्ड का नहीं है, तो फिर वैसे भी अपने को नहीं लेना है, तो इसको काट देना, इसको अपने को नहीं लेना है। तो अपन को फ्रेट का कैलकुलेशन करना है, बाकी सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं। ये देखो, ये देखो टोटल अपन, ये टोटल आया, अपन ने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया 70.25 से। ठीक है भाई, फिर उसके बाद मटेरियल था 20,000 रुपये का। ठीक है, और इंश्योरेंस एक्चुअल दे रखा था, तो इंश्योरेंस एक्चुअल ले लो। फिर अपन फ्रेट देखेंगे, फ्रेट के लिए अपन ने वर्किंग नोट बनाया, फ्रेट के लिए आगा वर्किंग नोट बनाएंगे। तो फ्रेट के लिए अपन ने वर्किंग नोट बनाया। फ्रेट का कैलकुलेशन कैसे करना है भैया, सबसे पहले अपने को FOB निकालना पड़ेगा। फ्री ऑन कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, 10,000 पाउंड की हमारी कॉस्ट लगी थी, फिर हमारी इंजीनियरिंग कॉस्ट लगी थी, फिर हमारी लाइसेंस की कॉस्ट लगी थी। ये तीनों कॉस्ट यहाँ पे दे रखी हुई हैं, ये तीनों लगी हुई थी। ठीक है, ये तीनों कॉस्ट लगी। उसके बाद इसको क्या कन्वर्ट कर लिया इन्होंने, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया, और एक मटेरियल की कॉस्ट भी लगी हुई थी, तो मटेरियल कॉस्ट भी इन्होंने ले ली। ये हमारा 898125, ये क्या हुआ हमारा FOB आया, फ्री ऑन बोर्ड आ गया, फ्री ऑन बोर्ड आ गया हमारा इतना। अब फ्री ऑन बोर्ड का 20% करते हैं अपन, फ्री ऑन बोर्ड का 20% करते हैं, कितना हुआ है 179,625। एयर के थ्रू आया है, 20% ऑफ FOB लोअर लेना 179,625, या तो ये ले लो, या फिर अपन कौन सा लेंगे, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में फ्रेट दे रखा होता 3,000 पाउंड, तो अपन 3,000 पाउंड को कन्वर्ट करते हैं, किस रेट से करेंगे, 70.25। एक सेकेंड, 3,000 इंटू 70.25, इससे करेंगे तो 2,10,000 आ रहा है। लिख के भी बता देता हूँ, ये जो 3,000 पाउंड है, ये जो 3,000 पाउंड है तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ में, इंटू 70.25, तो ये आएगा तुम्हारा 2,10,000, 2,10,750, 750। तो बोला गया एयर के थ्रू आया, या तो ये ले लो, या फिर जो हमारा 20% ऑफ FOB, इन दोनों में से लोअर लेना है। 20% ऑफ FOB हमारा लोअर आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, हमारा 20% ऑफ FOB आ रहा है 1,79,625। इन सबको ऐड कर दो, टोटल इन सबको ऐड कर दो, तो तुम्हारी एसेसेबल वैल्यू हो गई 1,083750। इस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये देखो आंसर 1,083750, 08375 आंसर आ गया। स्टेशन नंबर 7 पे आता हूँ, फटाफट फटाफट हम लोग आते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है। इम्पोर्ट किया हुआ है 400 यूनिट्स 110 रुपये के हिसाब से, तो इसको क्या इंटू कर लो, 400 इंटू 110, इतना होगा 44,000। 44,000 डॉलर दे रखा हो, तो 44,000 डॉलर कॉस्ट का इंक्लूड किया, 44,000 कॉस्ट का अपन ने डॉलर में इंक्लूड, इससे इम्पोर्ट किया अपने को नहीं पता है।
फिर फ्रेट दे रखा, वेसल का फ्रेट दे रखा। वेसल का फ्रेट है मतलब कि फ्रेट अगर एक्चुअल दे रखा तो एक्चुअल ले लेंगे, फ्रेट ले लेंगे। डीमर्ज चार्जेस पेड टू पोर्ट अथॉरिटी, यहाँ पे डीमर्ज चार्जेस है, यहाँ पे अपने को अगर चार्टर्ड वेसल लिखा होता तो अपन लेते हैं, इंस्टेड नहीं लेना है। तो फ्रेट की वैल्यू इंक्लूड करो, डीमर्ज चार्जेस हटा दो, इंश्योरेंस एक्चुअल दे रखा है, हाँ एक्चुअल ले लो, एक्चुअल नहीं होता तो 1.125% करते। फिर रॉयल्टी दी गई, हाँ रॉयल्टी को अपन लेंगे। रॉयल्टी फॉर कंडीशन ऑफ सेल दी गई, ये भी अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सचेंज रेट 70 दे रखी हुई, तो सारे एक्सपेंसेस ले लो भाई। 5,000 ये डॉलर है, ठीक है। और 50 रुपये हमारा इंश्योरेंस का हो जाएगा। और 44,000 ये हमारी कॉस्ट थी, पहले 44,000 कॉस्ट लिख लेते हैं अपन। 44,000 कॉस्ट, 5,000 और 50 और फिर ये $1,000, और फिर हमारा लेंगे 20,000 का डॉलर। तो टोटल करेंगे फिर कितना आता है, 44,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000, ये होगा 70050, 70050। अब इसमें रेट लगा दो, रेट कितना लगेगा भैया 70 से, तो तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 4903, ये आंसर देखो, छोटू सा आंसर दिख रहा है, ये सेम, ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। इस टाइप से अपने को करना है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे सेम चीज़ दे रखी हुई है, ठीक है। और हाँ, और एक नोट में ज़रूर लिख देना नीचे कि भैया डीमर्ज चार्जेस हम नहीं लेंगे, शैल नॉट बी इंक्लूडेड एज अ कॉस्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू बिकॉज डीमर्ज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल हम लेते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारा हो गया। उन्होंने एक नोट बना के तुम लिख देना कि क्या क्या चार्जेस हमने नहीं लिए, ठीक है, लिख देना कि भैया ये चार्जेस हमने नहीं लिए हैं, बात खत्म, ठीक है। तुम्हें 7 में से 7 मिल जाए। चलो आओ, फिर 8th वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। क्या बोला गया भैया, इंपोर्ट किया मशीन यूएसए से, एफओबी कॉस्ट बेसिस पे अपन ने की हुई, कितने की हुई, 10,000 रुपये की। फ्रेट फ्रॉम पोर्ट इन यूएसए टू इंडियन पोर्ट, मतलब फ्रेट लगा, फ्रेट का पेमेंट कहाँ से आया पहले सोचो। फ्रेट का पेमेंट दे रखा हुआ है यूएसए से इंडियन पोर्ट, इंडियन पोर्ट मतलब जहाज से आया हुआ है, जहाज से आया हुआ है मतलब शिप से आया हुआ है, तो एक्चुअल फ्रेट अपने को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस पेड किया गया भैया 6,000, ये रुपीज़ में, हमेशा ध्यान रखना है ना, कुछ अमाउंट तुमको डॉलर में मिलेगा, कुछ रुपीज़ में मिलेगा। तो ये पहले क्या करेंगे, जो डॉलर में सबको डॉलर वाली चीज़ें लिखो, उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो, उसके बाद तुमको इंश्योरेंस ऐड कर देना, तो इसको बाद में ऐड। डिज़ाइन और डेवलपमेंट चार्जेस $2,000 पेड कंसल्टेंट फर्म इन यूएसए में पे किया गया, डिज़ाइनिंग वगैरह बिल्कुल ऐड कर लो, ये डॉलर में ऐड करो, ठीक है। इम्पोर्टर ने स्पेंड किया है 50,000 फॉर डेवलपमेंट वर्क विथ कनेक्टेड विद द मशीनरी, मतलब इन इंडिया, ये देखो इंडिया में खर्च किया गया डेवलपमेंट का, तो इसको अपन नहीं लेंगे, काट दो। 10,000 रुपये स्पेंड किया गया है मशीन पे फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू दी फैक्ट्री ऑफ इम्पोर्टर, इम्पोर्टर की फैक्ट्री तक जाने के लिए, तो बाद में है, इम्पोर्ट होने के बाद के खर्चे तो नहीं लेना है भाई। उसके बाद है डेट ऑफ एक्सचेंज रेट, आरबीआई की दे रखी है, काट दो, नहीं लेना है। सीबीआईसी की रेट दे रखी हुई 75.60, ये वाली रेट अपन ले लेंगे, ठीक है। बैंक रिकवरी रेट दे रखी हुई तो भी अपन नहीं, अपने को जो लेना है वो दे रखा हुआ है। और एक और कमीशन दे रखी हुई है, कमीशन इज पेएबल टू द एजेंट इन इंडियन रुपीज इन 5% ऑफ एफओबी प्राइस, जो एफओबी प्राइस दे रखी हुई है ना, ये 10,000, इसका 5% अपने को इंडियन रुपीज़ में कमीशन भी पे करना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे अपन, कॉस्ट ले लो, इंश्योरेंस ले लो, फ्रेट ले लो और डिज़ाइनिंग चार्जेस ले लो। तो कॉस्ट इन्होंने दे रखी हुई है, फ्रेट दे रखा हुआ है, डिज़ाइनिंग चार्जेस दे रखा हुआ है, ये किस में भाई, डॉलर में है, और इनका टोटल किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो कॉस्ट दे रखा हुआ है, ठीक है, फ्रेट दे रखा हुआ है, डिजाइनिंग का चार्जेस दे रखा है, ये टोटल डॉलर में आया, इंडियन रुपीज़ में तुमको कन्वर्ट करना है। इंडियन रुपीज़ की रेट दे रखी थी 75.60, तो 12,700 इंटू करेंगे अपन कितना, 74.70, इससे करेंगे, एक सेकेंड, CBIC की रेट 75.60 इंटू 12,700, ये करेंगे भाई 960,120, हाँ ये अमाउंट बिल्कुल सही आया, 960,120 प्लस इंश्योरेंस के अमाउंट इंडियन रुपीज़ में दे रखा था, तो इंश्योरेंस 6,000 रुपये ले लिया, और जो कमीशन अपन ने पे किया 5% ऑफ एफओबी, 10,000 इंटू 5%, ये होता है 500, इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो 75.60, तो ये होगा तुम्हारा 37,800, ठीक है, 37,800, इन पूरे अमाउंट को तुम क्या करो, टोटल कर लो, ठीक है, ये तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू आ जाएगी। देखो तुम्हारी एसेसेबल वैल्यू आ गई 1,00,392, 1,00,392, 1,00,392 हो गया। और यहाँ पे एक एरर है, तुम्हारे जो कमीशन है इन्होंने 27,800 जोड़ दिया है, टोटल तो इनका सही आ रहा है, 27,800 नहीं है, हमारी जो कमीशन आ रही है, कमीशन कितना आ रहा है भाई, कमीशन आ रहा था 37,800,
37,800 कमीशन है और टोटल इनका सही है, समझ रहे, इनने टोटल में कोई दिक्कत नहीं की, 27,800 की जगह 37,800 कर देना, इनका एरर है। अब इंस्टीट्यूट के बारे में अपन क्या ही बोले, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं रखना। ओके चलो, एक इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है, ये मेथड नंबर 2 से आएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, समझ लो, ये आ गया तो तुम्हारे चांदी चांदी बहुत आसान है। क्या बोला गया इसके अंदर, इसके अंदर क्या बोला गया है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या बोला जाएगा, रेट नहीं देंगे, रेट नहीं देंगे, कॉस्ट वगैरह नहीं देंगे, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में है। तुम समझ जाना कि भाई ऐसी चीज़ दे रखी हुई है। इन्होंने क्या दे रखा हुआ है कि इंडियन मार्केट में ये जो सामान है, ये जो सामान है इंडियन मार्केट में इस रेट पर बिकता है। किन किन रेट पर बिकता है भैया, 105 में बिकता है, 90 में भी बिकता है और 100 में। ये 3 रेट दे रखी हुई है, 3 दे सकते हैं, 4 रेट दे सकते हैं। तो ठीक है, पहले तो अपने को अरेंज करना है कि भैया कौन सी कितने में बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई हमने स्टार्ट किया 90 रुपये से, 90 रुपये में हमने कितनी क्वांटिटी बेची, 60 क्वांटिटी बेची, ठीक है। और एक और दे रखा है 90 रुपये में हमने 70 क्वांटिटी बेची। तो एक टेबल बनाना, यहाँ पे नीचे आओ आंसर में कि भैया 90 रुपये में मैंने कितनी क्वांटिटी टोटल बेची। यहाँ पे 90 रुपये में मैंने कितनी बेची, पहले तो 60 बेची, ठीक है, 60 और 90 रुपये में मैंने 70 बेची। टोटल करेंगे कितना को, 60 + 70, ये होगा तुम्हारा 130। मैंने 90 रुपीज़ में, समझा रहा हूँ चीज़ें, टेंशन, 90 रुपीज़ में मैंने 130 यूनिट्स बेचे, ठीक है। फिर अब मैं देखूंगा 100 रुपये वाले कितने में बिके। 100 रुपये में देखो भैया 100 यूनिट्स बेचे, और 100 रुपये वाले और कुछ भी नहीं, तो 100 रुपये वाले तुमने 100 रुपये वाले तुमने 100 यूनिट्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर 95 वाले भी इसमें, तो 95 वाले देख लो कितने यूनिट्स बेचे, 95 वाले अपन ने 50 यूनिट्स बेचे, ये रहे, सॉरी, ये वाला 95 वाले 50 यूनिट्स बेचे। ये सेल क्वांटिटी दे रखी है कि कितनी क्वांटिटी हमने बेचे, तो 95 वाले हमने 50 बेचे। फिर बस हमारा 105 वाले, 105 यूनिट जो प्राइस है, 105 प्राइस में मैंने 80 बेचे, ठीक है। और 80 प्लस ये 30 फिर बेचे, 80 + 30, और 80 + 30 कितना, 110 + 10, 120, टोटल हो गया 120 यूनिट्स। तो टोटल मैंने 105 वाले कितने बेचे, 120 बेचे, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। अब हमसे क्या बोलता है, कस्टम एक्ट बोलता है कि तुम क्या है, नॉर्मल मार्केट में ये जो रेट दे रखी हुई तुमने पहले रीअरेंज कर लिया कि भैया 90 रुपये में हमने 130 क्वांटिटी के बेचे, 95 रुपये में हमने 50 क्वांटिटी बेचे, 100 रुपये में हमने 100 क्वांटिटी बेचे, 105 रुपये की हमने 120 क्वांटिटी बेचे। तो उन्होंने बोला है कि ये जो तुम अपने इंडियन मार्केट में जिस तरीके से तुम बेचते हो, पहले तो तुम इनको रीअरेंज करो और हाईएस्ट क्वांटिटी किस रेट में बेच रहे हो वो वाली रेट ले लेना, इम्पोर्ट जो तुमने किया हुआ उसको कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए। तो हाईएस्ट क्वांटिटी मैंने कितनी बेची, 130 क्वांटिटी बेची है, कितने रुपए में, 90 रुपये में बेची, 90 रुपीज़ में बेची। तो बोला 90 रुपीज़ के हिसाब से इसकी कॉस्ट मान के इसके ऊपर तुम कस्टम ड्यूटी लगा देना, सिंपल सा मैटर बोला हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला, 130 क्वांटिटी बोले तो हाईएस्ट क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी 130 बेची हुई है, कौन सी प्राइस में, 90 के हिसाब से। तो 90 के हिसाब से तुम क्या लगा देना, तुम कस्टम ड्यूटी की प्राइस लगा लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, ये तो सेल प्राइस दे रखा हुआ है, ये सबकी क्या सेल प्राइस दे रखा हुआ है, ठीक है। तो सेल प्राइस में क्या अपन ने 125 यूनिट्स लिए हुए थे, तो 125 इंटू 90 से इंटू कर देंगे। ये देखो क्या हुआ, सेल प्राइस कितना, 125 इंटू 90 से, तो ये प्राइस आ गई। ये कौन सी प्राइस है, मार्केट में बिकने की प्राइस है। अपने को कहाँ पहुँचना है, कस्टम पोर्ट तक आने तक के खर्चे लेने थे, लेकिन ये तो सेल की प्राइस दे रखी हुई है। तो अब इन्होंने कुछ और खर्चे दे रखे हुए हैं। क्या दे रखा हुआ है, फ्रेट फ्रॉम पोर्ट टू डिपोर्ट इन इंडिया और उसका इंश्योरेंस, मतलब कस्टम पोर्ट से मैं उठा के लेके आया सामान, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का प्लस इंश्योरेंस का खर्चा मान के यहाँ तक अपन आए हैं, 2 खर्चे दे रखे हुए हैं। तो अपने को कस्टम पोर्ट तक के खर्चे लेने रहते हैं, तो अब वापस चले जाओ, माइनस कर देना। सेल प्राइस कितनी आ गई भाई, 11,250 आ गया, इंश्योरेंस माइनस करो, और हमारा फ्रेट फ्रॉम पोर्ट से लेके डिपोर्ट तक, वहां से लेके हमारे घर तक आने तक के खर्चे माइनस कर दो। ये दोनों खर्चे दे रखे हुए हैं, जितने खर्चे दे रखे हुए माइनस कर दो, इन दोनों का अपन ने माइनस किया, तो ये एसेसेबल वैल्यू आ गई। इसके ऊपर तुम लगा दो कस्टम ड्यूटी। तो उन्होंने कस्टम ड्यूटी दे रखा 12%, तो उन्होंने 12% कस्टम ड्यूटी उन्होंने लगा दिया, प्लस 10% SWS लगेगा, सोशल वेलफेयर चार्जेस। तो टोटल इन्होंने टोटल करके लगा दिया। वैसे तुम नॉर्मली लगा देना, कैसे लगाना भैया, एसेसेबल वैल्यू आ गई 8480, ठीक है। तुम लिखना यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा भाई, 12% लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन अपने से बोल रहा है। तो कितना होगा, 8410 इंटू 12%, 12% होगा 1009, ठीक है, 1009। फिर लगा दो तुम SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, कितना दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो 10% ऑफ ड्यूटी लगता है, 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो ये लग जाएगा 100 रुपीज़। तो टोटल ड्यूटी कितनी हो जाएगी, टोटल ड्यूटी, टोटल टैक्स, टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी लग जाएगी हमारी, 11092, ठीक है, इस तरीके से 1109.2 है, सॉरी 1109.2 है, मतलब
10 कर दिया इन्होंने, राउंड फिगर में थोड़ा सा बढ़ा दिया, अपन ने नहीं बढ़ाया हुआ। फिर इन्होंने जीएसटी का भी लगाया हुआ था, तुम इसके ऊपर जीएसटी लगा सकते हो। दे रखा है क्या जीएसटी ना, हाँ इस पे लिखा है कोई जीएसटी नहीं लगने वाली, ठीक है। तो इतना तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, एक और चीज़ है तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे कंसेप्ट में, कि 90 दिन से पुरानी की प्राइस नहीं लेना। इसमें तो डेट वेट कुछ भी नहीं दे रखा हुआ, आसान है। अगर तुमको दे रखा है कि भैया ये 90 डेज से पुरानी वाली प्राइस है, ठीक है, 90 डेज से पुरानी प्राइस है, तो ये वाली यूनिट प्राइस बिल्कुल मत लेना, ठीक है। कभी कभी दे सकते हैं क्वेश्चन में कि 90 डेज से पुरानी वाली प्राइस दे रखे हो, यूनिट दे रखा, तो ये वाली 105 वाली तुम उस चीज़ को छोड़ देना, ये 105 वाली फिर छोड़ देना। फॉर एग्जांपल ये 90 दिन से पुरानी है, लेकिन ये 90 दिन से पुरानी नहीं है, मतलब अपने को बैक डेट पे देखना है 90 डेज के अंदर अंदर कितने रुपए में बिका हुआ है, तो वो वाली प्राइसेस लेना है। 90 दिन से पुरानी तो वो नहीं लेना। तो मेरा मेथड नंबर 2 मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ऐसे करके हमारा मेथड नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो आ जाओ, तो मेथड नंबर 2 में, चलो मेथड नंबर, ये जो डिडक्टिव वैल्यू मेथड है, इसमें यही चीज़ बोला गया है कि भैया जो ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी टू द अनरिलेटेड पार्टी को आप इंडिया में सेल करते हो, मतलब कि हाईएस्ट क्वांटिटी तुम कितनी सेल कर रहे हो वो वाली आप प्राइस ले लो अनरिलेटेड पर्सन को, और वो वाले खर्चे हटा लेना, एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मॉस, इंश्योरेंस कस्टम तक पहुंचने के लिए, मतलब ये वाले दे रखा सेल प्राइस यहाँ से यहाँ कस्टम तक के पोर्ट तक पहुंचने के बीच के जो खर्चे सब कुछ हटा देना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है 90 डेज से पुरानी वाली प्राइसेस मत लेना, पिछले 90 दिन में जो भी आइटम बेचा उसकी ही प्राइस लेना है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना। और कुछ अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह फर्दर प्रोसेस हो गया, फॉर एग्जांपल सामान आया कस्टम पोर्ट से आया, फिर इसमें क्या हुआ, वो पैकिंग मैकिंग करते हैं अपन बीच में, पैकिंग किया है, फिर कुछ भी बटन वटन, ये रेड है तो ब्लू कर दिया, ब्लू है तो ग्रीन कर दिया, कुछ भी किया, चेंज किया, प्रोसेस वगैरह किया हुआ है, और उसके बाद तुम सेल करते हो। तो बोला गया सेल प्राइस जो होगी उसमें से तुम ये प्रोसेसिंग के खर्चे वर्चे हटा लेना, जो भी मॉडिफिकेशन के उसके खर्चे भी माइनस कर देना, एक्सपेंडिचर वगैरह भी माइनस। ये तुम्हारा डिडक्टिव वैल्यू मेथड कंप्लीट हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत आसान रहेगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ईजी है, इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, अनलोडिंग चार्जेस एट कोच्चि पोर्ट, अनलोडिंग के चार्जेस लगे हुए, तो ध्यान रखो आया किससे, एयरपोर्ट से आया हुआ है। तो इन्होंने बोला गया है आपको क्या लेना है, 20% ऑफ एफओबी लेना है, 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल दे रखा है, दोनों में से लोअर। अगर अपन 20% ऑफ एफओबी लेते हैं तो फिर अपन ये वाले मत लेना। अगर तुम एक्चुअल वाला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेते हो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के एक्चुअल है, अगर एक्चुअल वाला लेते हो तो ये वाला भी ले लेना, एक्चुअल नहीं ले रहे हो तो फिर तुम 20% ऑफ एफओबी लेते हो तो अनलोडिंग चार्जेस मत लेना, बाकी सब कुछ सेम दे रखा हुआ है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि देखो इस क्वेश्चन में देखो कॉस्ट दे रखा हुआ है, इंश्योरेंस अगर एक्चुअल दे रखा तो एक्चुअल ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअल दे रखा है क्या, इंश्योरेंस एक्चुअल दे रखा हुआ है 1000। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब फ्रेट, बात वही है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब फ्रेट है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे निकालेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे निकालेंगे, रेट का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे भैया, 10,000 रुपये की कॉस्ट है, तो फ्री ऑन बोर्ड कितना होगा 10,000, इसमें सिर्फ कॉस्ट अकेला दे रखा हुआ है एफओबी के लिए, ठीक है। तो 10,000 एफओबी दे रखा हुआ है, ठीक है। एफओबी का क्या करेंगे अपन, 20% कर दिया, 20% क्या तो होगा तुम्हारा 2,000 रुपये, और एक्चुअल कितना 3500 दे रखा, तो लोअर वाला लेंगे 2,000, मतलब अपन ने एफओबी वाली कॉस्ट ली हुई है, अपन ने ये एक्चुअल एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है नहीं लिया हुआ, एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है अपन ने ये नहीं लिया हुआ, ठीक है। ये वाला नहीं लिया है अपन ने, एक्चुअल नहीं लिया, 20% लिया, तो ये अनलोडिंग चार्जेस भी हम इसमें नहीं लेंगे, बात खत्म। देखो तुम देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अपन ने फ्रेट ले लिया 2000, ठीक है, एसेसेबल वैल्यू आ गया, इसको इंडियन में कन्वर्ट कर लिया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाया, कस्टम ड्यूटी के ऊपर सरचार्ज लगाया, फिर जीएसटी लगा दिया, बात खत्म कर दी, सिंपल, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में तुमसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तुम इस क्वेश्चन को छोड़ देना, नहीं तो तुम जाओगे कंफ्यूज, प्लीज़ इसको लीव करना, तो प्लीज़ लीव कर देना, नहीं तो तुम हो जाओगे कंफ्यूज, मत करना इसको, नहीं तो तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो मैं बता भी नहीं रहा हूँ ना, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, फालतू तुम्हारे इंस्टीट्यूट की बेइज्जती करना चाहता हूँ, गलत मैटर है। प्लीज़ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी, इसको ना करो तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा, करोगे तो तुम इसमें उलझोगे, है ना। बाकी मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन ठीक है मैं नहीं कराना चाह रहा अभी। एक और मेथड है, एक बहुत आसान मेथड है, बस 1-2 क्वेश्चन बच्चे, हमारा चैप्टर सब कुछ डन होने वाला है। 15 क्वेश्चन छोड़ देना, 15 नंबर का लिस्टेशन छोड़ देना, इसी टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। दूसरे तरीके से क्या बोला जा सकता है, CIF वैल्यू दे रखा हुआ है, CIF का क्या फुल फॉर्म होता है, मैंने सिर्फ FOB का फुल फॉर्म बताया था। FOB का फुल फॉर्म होता है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। और एक होता है CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस, और फ्रेट, इस चीज को याद करके रखो।
कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट क्या दे रखा है, यहाँ पे CIF वैल्यू दे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट दिख जाएगा, बहुत आसान है। CIF वैल्यू दे रखा हुआ है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बना, इसका कॉस्ट दे रखा हुआ है, ठीक है, इसका इंश्योरेंस और फ्रेट, फ्रेट मतलब अगर एयरप्लेन में आया, वेसल में आया, किस में भी आया, सब कुछ दे रखा हुआ है। कॉस्ट इसके अंदर, इंश्योरेंस भी इसके अंदर है और फ्रेट भी इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर दे रखा हुआ है। CIF वैल्यू है 4500, 4500 दे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपने को माइनस करना पड़ेगा एयर का फ्रेट, हवा से आया तो फ्रेट माइनस करो, ठीक है, और इंश्योरेंस का माइनस करो। अपन पहुंच गए फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे। अपने को कहाँ पहुंचना भाई, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे। इसके रिगार्डिंग में मैं तुमको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, चलो आओ। स्टार्टिंग में मैंने जो चीज़ छोड़ी हुई थी पेंडिंग में, वो बता देता हूँ। एक सेकंड का जस्ट मेरे को टाइम दो, इसको PDF पर अपन ऊपर पहुँचते हैं। मैं जब तक ढूंढ के लेके आता हूँ, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। इसको पॉज करता हूँ वीडियो को। चलिए मैं पॉज करके वीडियो पे यहाँ पे लेके आया, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं लेके आया। एक पॉइंट छोड़ा हुआ था ना मैंने, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये सब चीज़ तुमको समझ आ गया। हिंदी में समझना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बताए हुए थे कि जो इम्पोर्ट होगा, कोई भी गुड्स अगर अपन इम्पोर्ट करते हैं तो CIF वैल्यू पर मेजर करना है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट इस पर वैल्यू करना है, CIF वैल्यू पर इंश्योरेंस करना है। मतलब उसमें कॉस्ट इंक्लूड करो, इंश्योरेंस लगाओ, फ्रेट लगाओ, अपन वही तो निकालते हैं एसेसेबल वैल्यू। कॉस्ट लगा दी पूरी, कमीशन वमीशन लगा दी अपन ने, फिर फ्रेट लगा दो, इंश्योरेंस लगा दो, वो वैल्यू आ गई, ठीक है। इम्पोर्ट CIF वैल्यू पर क्या होता है, CIF वैल्यू मतलब एसेसेबल वैल्यू। आप CIF वैल्यू लिख सकते हो, एसेसेबल वैल्यू भी लिख सकते हो, वैल्यू, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। और एक्सपोर्ट जब ऑन करेंगे तो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पर लेते हैं। एक्सपोर्ट मतलब कि भैया अपन ये सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरा खर्चा वर्चा लगा, कॉस्ट लगी, आने तक का खर्चा, यहाँ पर रखने तक का खर्चा, इसके ऊपर क्या लगे जाते हैं, अपन कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। तो ये 2 पॉइंट मेरे को समझाने थे, मैंने 2 पॉइंट तुमको समझा दिए। और फटाफट वापस आओ उसी क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या हुआ उस क्वेश्चन में, मेरी बात सुनो कि अपने को क्या है, CIF दे रखा हुआ है। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये दे रखा 16 वाला क्वेश्चन। CIF दे रखा हुआ है, CIF वैल्यू, अब नीचे एयर फ्रेट दे रखा हुआ है और इंश्योरेंस का कॉस्ट भी दे रखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ है, मेरे को FOB वैल्यू पे लेके आओ, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे लेके आओ। CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट लगा हुआ है, अपने को वापस जाओ। क्यों जाना है सर वापस, क्योंकि जो एयर फ्रेट है ना, अपने को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस से फिर से कैलकुलेट करने पड़ेगा। CIF का मतलब होता है कॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इंश्योरेंस लगा हुआ है, फ्रेट लगा हुआ है। तो मेरे को ये जो फ्रेट लगा हुआ है, इंश्योरेंस लगा हुआ है, मुझे नहीं पता सही लगा है कि नहीं लगा है, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ेगा कॉस्ट में। तो 4500 माइनस करूंगा, 1000 माइनस करूंगा, 250 रुपीज़। देखो ये सब अमाउंट डॉलर में दे रखा है, 4500 माइनस किया मैंने, 1000 रुपये माइनस किया, 250 रुपीज़, तो ये 3250 मेरा अमाउंट है। अब मैं इसमें फ्रेट मेरे हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। एयर की बात चल रही ना, हवा से आया ना, या तो एक्चुअल दे रखा हुआ है, एक्चुअल कितना दे रखा हुआ है, 250 दे रखा हुआ है, या फिर 20%, सॉरी एक्चुअल फ्रेट है 1000 दे रखा हुआ है, या फिर 20% ऑफ FOB करेंगे फ्री ऑन बोर्ड। तो हमारी फ्री ऑन बोर्ड कितना होगा, FOB वैल्यू क्या है, 3250 का 20% करूंगा तो कितना होगा, 3250 का 20% ये होता है 650 ले लो, या फिर ऊपर 1000 था, इन दोनों में से लोअर है 650, तो 650 मेरा मेरा फ्रेट इंक्लूड करेंगे। और इंश्योरेंस अपने को जो एक्चुअल दे रखा है, हाँ एक्चुअल है तो एक्चुअल वाला ले लो, एक्चुअल है 250, ये 250 ऐड किया तो मेरा एसेसेबल वैल्यू, मतलब ये मेरी CIF वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, अब इन रुपीज़ दे रखा है क्या, कन्वर्जन वैल्यू, हाँ कन्वर्जन वैल्यू दे रखा हुआ, किसका दे रखा हुआ, CBEC बोलो चाहे CBIC, एक ही बात है। IC और CBEC एक ही बात है। अगर CBDT की दे रखा हो, CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का नहीं लेना। CBIC और CBEC पहले बोलते थे, GST आने से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ऐसे बोलते थे। GST आने के बाद हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये चीज़। तो ये वाली 64.50 से तुम कन्वर्ट करो, उसके बाद तुम 10%, ये एड वैलोरम वैलोरम तुम छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता, बस 10% बेसिक ड्यूटी दे रखा, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% लगाओ, सरचार्ज लगाओ, बोले तो सोशल वेलफेयर चार्ज कितना, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी वो लगाओ, उसके बाद फिर 18% IGST लगाओ, ठीक है। हालांकि इनने पूरा क्वेश्चन, हाँ पूरा क्वेश्चन किया हुआ, हाँ किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, इस टाइप से आएगा, ओके। फिर अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 17 और 18। 17 और 18 बहुत आसान है, ऊपर ऊपर से कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। फ्रेट एयर से आया हुआ, देखो एयर से आया हुआ है, प्राइस दे रखी हुई मशीन की, ठीक है। डिजाइनिंग चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, इसको देखो कॉस्ट ऐड करेंगे, फ्रेट को अपन कैलकुलेट करेंगे 20% ऑफ FOB, या फिर ये वाला, ठीक है, इन दोनों में से लोअर होगा वो वाला ले लेना, ठीक है। फिर भैया डिजाइनिंग चार्जेस अपन ने पे किए, बिल्कुल इसको लेना है, ठीक है। फिर कमीशन पे किया गया अपन ने लोकल एजेंट को, 2% ऑफ मशीन, 2% ऑफ मशीन कितना है, 8000 का इंटू करेंगे 2 से, तो कितना होगा, 1600 डॉलर में आएगा। इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे हमारे ये रेट दे रखी हुई है रेट से, तो रेट से कन्वर्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। IGST की रेट दे रखी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा झोल है,
ये झोल मेरे को समझाना है। ये झोल कैसे समझाना है? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, मतलब मैं देख सकता हूँ कि भैया बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी डेट की, तो रेट दे रखी है वो है भैया 10% दे रखी है, और एक नीचे दे रखी हुई 15%, ठीक है। और एक्सचेंज करने की रेट दे रखी हुई CBIC की 100 रुपये दे रखा हुआ है, और CBIC का कितना दे रखा हुआ 97। तो अब मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ हमारे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट तुमको समझाए हुए थे वाले, सबसे आखिरी वाले, ये वाले डेट ऑफ फिलिंग, डेट ऑफ, पहले अपन इसको रफ करते हैं। अब इसको फटाफट तुम पढ़ो। डेट ऑफ रेट, रेट कौन सी रेट लेना भैया? डेट ऑफ फिलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ट, एंट्री इनवर्ट वैसल जब एंट्री होगा, इन दोनों से लेटर वाली डेट लेना है। और एक्सचेंज रेट कौन सी लेना है? बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, समझ आया अपने को। रेट कौन सी लेना है? रेट कौन सी लेना है? रेट लेना है अपने को बिल ऑफ एंट्री वाली, या फिर कहाँ गया, बिल ऑफ एंट्री या फिर एंट्री इनवर्ट, इन दोनों में से जो भी लेटर वाली डेट होगी, ठीक है। और एक्सचेंज रेट, करेंसी वरेंसी वाली रेट कौन सी लेना है? बिल ऑफ एंट्री जिस दिन प्रेजेंट की गई। तो डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री है भैया 24 तारीख को है, ठीक है। और डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कब आया? एंट्री इनवर्ट, एंट्री कब हुई उसकी 20 तारीख को हुई, एंट्री कब हुई भाई? 20 तारीख को हुई है। और डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री कब अपन ने फिल की? 24 तारीख। इन दोनों में से लेटर डेट है 24 तारीख, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में 10% लगा दूंगा। अब एक्सचेंज रेट, करेंसी वाली रेट की मैं बात करता हूँ, 100 रुपये दे रखा है, 97 दे रखा हो, कौन सी रेट लेंगे? डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो ये भाई डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री वाली डेट दे रखा हुआ है, तो 100 रुपये ये वाली रेट ले लूंगा। तो फिर ये नीचे वाली इनको क्रॉस कर दो, किसी काम की नहीं। ये बात समझ आया? हाँ जी बिल्कुल समझ आया, सब कुछ सेम है। 10% और 100 रुपये मैं तुमको कैलकुलेशन में भी दिखा देता हूँ। अगर तुमको कैलकुलेशन में फोटो खींचना है वो फोटो खींच सकते हो तुम, ठीक है। ये कैलकुलेशन है हमारा, ठीक है। ये देखो कस्टम ड्यूटी 10% लगी, और ये हमारा जो होगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये 10% कस्टम ड्यूटी का लगेगा, ठीक है भाई, ओके। और करेंसी की रेट कहाँ है? करेंसी की रेट ये दे रखी हुई 100 रुपये से अपन ने करेंसी की रेट लगा दी है। अगर तुमको इसका फोटो खींचना है तो फोटो खींच सकते हो, छोटा कर, ये देखो, देखो इसका फोटो खींच लो, अगर फोटो चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए तो इसका फोटो यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ तक है। चलो वापस आते हैं अपन। 18 क्वेश्चन बहुत ईजी है, 18 क्वेश्चन बहुत ईजी है, ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा। 18 क्वेश्चन बहुत ईजी है, 17 के जैसा है। तो ब्लर क्यों दिख रहा है? डाउनलोड नहीं होगा शायद ढंग से, अभी हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। कॉस्ट बिल्कुल, मतलब इस तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करके लेके आना है। कोई भी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ दे रखी हुई है। कोई भी ब्लर दिख रहा है यहाँ पे? कोई भी ब्लर, इसको अपन सही करके लेके आते हैं, फिर अपन एंड करते हैं हमारे। चलिए अपन करके ले आए सही। क्या दे रखा हुआ भाई? नॉर्मल क्वेश्चन है सब, ऊपर वाले क्वेश्चन का तो आप फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा हुआ है भाई साहब। क्या दे रखा हुआ है? पोर्ट से आया हुआ, मतलब जहाज से लेके आया हुआ। फ्रेट अपन देख लेंगे भाई, फ्रेट भैया एक्चुअल वाला ले लेंगे, क्योंकि भैया वेसल से आया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट लेना है, हाँ जी। लोडिंग चार्जेस एट पोर्ट, लोडिंग चार्जेस एट पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब इसको लेना, हाँ जी बिल्कुल। लोड किया है हमने, एक्सपोर्ट जब अपन कर रहे थे तो लोड किया, ये खर्चे लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। 6 लाख लेंगे, 25 हज़ार लेंगे, फिर 1 लाख रुपए भी लेंगे। अब ध्यान रखना तुम्हारे क्वेश्चन की, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में क्या गड़बड़ी की हुई है। ये सारे जो अमाउंट है यहाँ पे लिखा नहीं है, ये पूरे अमाउंट इंडियन रुपीज़, ये जितने दिख रहे हैं ये इंडियन रुपीज़ में, और ये ऊपर ये दिख रहे हैं जापानीज़ में, येन में। ध्यान रखना, इससे कैलकुलेट किया गया है, ये पता नहीं किस तरीके से फ्रेम किया है। अमाउंट इन जापान लिख दिया यहाँ पे, तो सारे के सारे अमाउंट जापान में होना चाहिए था, जापानीज़ करेंसी में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा ये वाला और ये वाला जापानीज़ करेंसी में, यहाँ से सारे अमाउंट इंडियन रुपीज़ में। ध्यान रखना इस चीज़ को प्लीज़, इसमें करेक्शन करना। तुम्हारी इंस्टीट्यूट ढंग से इलस्ट्रेशन भी नहीं बना पा रही है, 2-3 इलस्ट्रेशन, ऊपर 2-3 थे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 मैंने मना ही कर दिया तुमको मत करो, और 2 इलस्ट्रेशन में एरर था। और यहाँ पे देखो भाई, अब ठीक है जो है सो है, लेकिन क्वेश्चन में तुमको लिखा आएगा कि भाई ये रुपीज़ है कि ये येन में दे रखा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें समझनी है। अब क्या डिज़ाइनिंग चार्जेस नेसेसरी फॉर द मशीन पेड टू कंसल्टेंट फ्रॉम इन दिल्ली, दिल्ली में पेमेंट किया गया है, अगर इंडिया में पेमेंट किया गया है तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। कमीशन पेड किया गया, आपने को ये बात लेना, हाँ जी बिल्कुल लेना है। फिर तीसरी चीज़ है एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इम्पोर्टेशन, लैंड करने के चार्जेस, एरोप्लेन है लैंड करेगा उसका पेमेंट लगता है, ये लेना है, हाँ जी बिल्कुल लेना है। इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी ऐसे खर्चे हैं जो कुछ लिखा ही नहीं है तो लेंगे ना, ठीक है। कहाँ तक के लेंगे? पोर्ट तक आने तक के खर्चे, पोर्ट पे आने के बाद का अगर कोई खर्चा तो
तो 15,000 भी अपन ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअल इंश्योरेंस दे रखा हुआ है, एक्चुअल इंश्योरेंस नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस FOB का 1.125% कर देंगे, ठीक है। अब FOB अपन निकाल लेंगे। FOB कैसे निकलेगी हमारी, FOB में हम लेंगे क्या भाई, 6 लाख रुपए, हाँ जी। लोडिंग का चार्जेस लगा, वो भी FOB का पार्ट बनेगा, ठीक है। फिर फ्रेट ब्रेड कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। और डिजाइनिंग का चार्जेस तो अपन वैसे भी नहीं लेने वाले, ठीक है। FOB के अंदर कमीशन पेड किया गया अपन ने, कमीशन का अपन भी लेंगे। तो कैसा करना है भाई, समझना। 6 लाख लो 25,000, 6,25,000 इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़, ये एक्सचेंज रेट दे रखी हुई है 0.71, तो 6,25,000 इसको करेंगे 0.71 से कन्वर्ट, तो 4437 ये वर्किंग दे तो रखी यार, अपन फालतू दिमाग लगा रहे हैं। ये देखो FOB कैलकुलेशन में क्या क्या 443750 आया, फिर इसमें क्या अपन ने एक कमीशन पे की गई, तो कमीशन का भी अपन ऐड करेंगे क्योंकि ये पहले पेमेंट होता है कमीशन का, ठीक है। ये फ्री ऑन बोर्ड की वैल्यू हो गई, फ्री ऑन बोर्ड 568750, इसका 1.125% कर देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, तुम्हारा इंश्योरेंस आ गया। तो ये तुम्हारा इंश्योरेंस का भी काम हो गया। फिर लाइटर चार्जेस पेड एट द पोर्ट ऑफ इम्पोर्टेशन, इसके रिगार्डिंग में क्या बोला गया, इसको लेना है, हाँ जी लेना है। लाइटर चार्जेस क्यों लेना है, क्योंकि अपन ने जो ये फ्रेट था ना, हमेशा ध्यान रखना, मैंने तुमको पढ़ाया था, अगर तुम फ्रेट एक्चुअल ले रहे हो, हाँ अपन ने एक्चुअल लिया हुआ है फ्रेट, तो जो लाइटर चार्जेस बैरेज चार्जेस है तो वो लेना, हाँ जी बिल्कुल लेना, ये वाला अगर तुमको दिखता है सिर्फ डीमर्ज चार्जेस, अगर उसके आगे चार्टर्ड वेसल लिखा है तो लेना है, इंस्टेड मत लेना, ठीक है। और शिफ्ट डीमर्ड चार्जेस, लाइटर चार्जेस और एक और था बैरेज चार्जेस, अगर तुमने एक्चुअल फ्रेट लिया है तो लेना है, अगर 20% ऑफ FOB लिया है तो ये नहीं आता। इस केस में अपन ने एक्चुअल लिया है तो आएगा, बाकी तो सब नॉर्मल चीज़ है। जैसे कस्टम ड्यूटी दे रखी हुई 10%, सोशल वेलफेयर चार्ज दे रखा हुआ है, IGST 18% बस, और इन्होंने बोला है कि GST सेस को इग्नोर करो, तो मत लिखना, कोई दिक्कत। सिंपल क्वेश्चन है, हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझको व्हाट्सएप करना 79991761 पर, ठीक है। और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या मुझे बताना। ये सारे क्वेश्चन है, इनमें से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक है। हो गया हमारा सब कुछ, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे।